10,600 10,664 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट हुआ है 2020-21 में। इसके कुछ जो रीजंस पता चले पीडीएफ को पढ़ के, वो क्या था कि जो 2020 में, अप्रैल 2020 में जो पर बैरल जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो यूएसडी $18.8 था, ठीक है। लेकिन जो मार्च 2021 में है वो उसका प्राइस जो पर बैरल हो गया 65.6 बैरल। तो ये जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस में जो बहुत ज्यादा 2020 में मतलब उसकी जो खरीद हुई थी वो काफी कम पैसे पे हुई थी, तो वो एक प्रॉफिट का एक रीजन हो गया। दूसरा कि जो एलपीजी की जो कंजप्शन है और एलपीजी का जो ग्रोथ है वो 4.8% रहा। और इसका रीजन ये है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम जो है, इसमें एक स्कीम और भी ऐड किया गया कि 3 एलपीजी सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से के जो बेनिफिशियरी है उनको कोविड रिलीफ के तौर पे 3 एलपीजी सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो एलपीजी ग्रोथ है वो 4.8% बढ़ा। इसके अलावा एक और रीजन है कि जो जो शेयर प्राइस था, जो शेयर पे जो 2020-21 में था, पर शेयर पे 70.57 रुपीज प्रॉफिट हुआ, एज कंपेयर टू 17.31 रुपीज का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर में हुआ था। तो ये भी एक रीजन है कि अर्निंग मतलब जो हमारा प्रॉफिट है इतना ज्यादा बढ़ा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कंजप्शन की, जो सोच रहे होंगे कि बहुत सारा कंजप्शन जो है कोविड पेंडेमिक में काफी कम हो गया, तो अगर उसकी डेटा की बात करें तो पेट्रोल जो है वो सिर्फ जो पेट्रोल की जो कमी हुई है 6.7% ही हुई है। डीजल की जो कंजप्शन में जो कमी हुई वो 12%। और एविएशन में सबसे ज्यादा कमी हुई जो 54% है। इसके अलावा बात करें तो सेल्स जो वॉल्यूम रहा वो 36.63 मिलियन टन रहा, जो कि काफी ज्यादा था। इसके अलावा जो एचपीसीएल ने एचपीसीएल के जो ब्रांड नए ब्रांड्स उन्होंने स्टार्ट किए लुब्रिकेंट से रिलेटेड। तो इसमें 2 ब्रांड उन्होंने स्टार्ट किया। पहला कि एचपी पावर पेट्रोल प्लस और एचपी टर्बोजेट डीजल प्लस, ये 2 चीज उन्होंने स्टार्ट किया। इसके अलावा जो 2020-21 में उन्होंने मेजर और जो चेंजेस किए उसमें था इलेक्ट्रिक चार्जिंग फैसिलिटी जो थी उसको बढ़ा के 84 हो गए वो। और जो सीएनजी फैसिलिटी थी वो सिर्फ 2020 में 203 नए बनाए गए, ठीक है। और जो टोटल जो सीएनजी फैसिलिटी है वो 674 हो गया। इसके अलावा अब एचपीसीएल जो है ये पहले भी था, मतलब कंजुकेटिवली 7-8 सालों से सेकेंड लार्जेस्ट एलपीजी मार्केटर बना है इंडिया में। और इसके अलावा बहुत सारे कुछ फ्यूल्स जो हैं उसमें भी ये इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो काफी अच्छी रही, जैसे कि एलडीओ है लाइट डीजल ऑयल, या फिर वीएलएसएफओ है वेरी लो सल्फर फ्यूल्ड ऑयल। और उसके बाद एमटीओ है दैट इज मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल। इसके अलावा जेबीओ ज्यूट बैचिंग ऑयल। तो इन सब में भी काफी प्रोडक्शन अच्छा रहा। ये जो है ये प्रोडक्शन विशाख जो हमारी रिफाइनरी है उससे काफी ये मतलब हद तक बहुत अच्छे से वहाँ प्रोडक्शन हुआ। इसके अलावा और जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन की जो फुल कैपेसिटी है वो लगभग हम लोगों ने मतलब 104% के लगभग उसकी प्रोडक्टिविटी रही। दैट मीन्स कि हमारी जो अभी जो रिफाइनरी की कैपेसिटी है 7.5 और 8.3, 7.5 मुंबई रिफाइनरी की और 8.3 विशाख रिफाइनरी की, इन दोनों को मिला के 15.8 होता है। लेकिन जो फुल कैपेसिटी 104% रही, जिसके कारण 16.42 MMPTA जो प्रोडक्शन हुआ हमारा। इसके अलावा एचपीसीएल ने एक अप्पू अप्पू एक स्मॉल हैंडी एंड इजी टू यूज सिलेंडर होता है जो 5 kg और 2 kg में आता है। और इसका भी क्या कहते हैं, इसका भी जो एचपीसीएल का जो मार्केट शेयर रहा इस साल 45% रहा, जो भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो ल्यूब मार्केट में बात करें तो 8 कंजिक्यूटिव ईयर में जो टोटल लुब्रिकेशन सेल्स था वो 600 टीएमटी रहा है, 1000 मेट्रिक टन रहे। इसके अलावा पीओएल दैट इज पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेशन, इसमें भी 47.3 मिलियन एमएमटी प्रोडक्शन रहा। इसमें एक डाउट है इसके शिव मेरा, इसमें एक डाउट है। पीओएल में 47 बता रहे हो, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हाँ टोटल थ्रूपुट जो रिफाइनरी इसका था वो 16.42 टीएमटी था, है ना, हाँ ये आफ्टर हाँ वो 104% सिर्फ कैपेसिटी। तो फिर ये पीओएल हाँ में 47 कैसे आ गया, जब टोटल ही पीओएल रिफाइनरी 16 एमएमटीपीए का कर रही है, तो इसमें 47 कैसे आ गया?
तो ये जो 1647 में बहुत है डिफरेंस। ल्यूब है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसमें जो पीओएल का जो फुल फॉर्म उन्होंने दे रखा है यहाँ नेट पे, तो पेट्रोलियम और ऑयल और लुब्रिकेंट, नहीं इन तो तीनों का जैसे मिला के। मान लो कि आपकी रिफाइनरी है, जैसे मान लो मुंबई की टोटल कैपेसिटी अगर 7.5 है ना, 7.75, और वाइजैक की कितनी है, विशाख वाले की शायद 8 पॉइंट 8.5, समथिंग, 8.3। हाँ 8.3। 8.3। इन दोनों को मिला दिया तो 15 हो रहा था, वहां से 104% पे ऑपरेट करा के ये लोग ने जनरेट कर लिया 16 MMT। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद में जो बची वो ल्यूब्रिकेंट ऑयल वाली एक मुंबई वाली बची। ठीक है। जो कि और जीरो टीएमटी में ही है उसका टीएमटी प्रोडक्शन। में है ना। और उसके बाद हम्म। बची ये वाली एक तो भटिंडा वाली हिस्सा, ये HMEL वाली, और एक MRPL वाली। उसका लेकिन वो जॉइंट एमआरपीएल वेंचर का वाले हैं। 15। लेकिन वो जॉइंट वेंचर वाले हैं, तो उसका पूरी तरह से तो एचपीसीएल क्लेम नहीं कर सकती ना। तो फिर ये 16 से, अगर ल्यूब वाली मुंबई वाली पूरी जोड़ दूं मैं कैपेसिटी, जो ल्यूब रिफाइनरी है उसकी पूरी कैपेसिटी भी जोड़ दूंगा, तब भी वो 25 MMTPA को एक्सीड नहीं कर रही। तो ये 47 कैसे अचीव कर लिया इन्होंने? यार क्योंकि कुछ ना डायरेक्ट हम बाहर से भी तो मंगा लेते हैं, जितनी जरूरत होती है ना वो हम डायरेक्ट बाहर से भी मंगा लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं इम्पोर्ट। कि हाँ वो भी होता है, मतलब जो गैस जो ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल्स का आती इंपोर्ट हैं। डायरेक्ट थोड़ा ना करेगी एचपीसीएल, उसको रिफाइन तो करेगी। यार अगर एचपीसीएल अगर तो जरूरत है, लुब्रिकेंट अगर बाहर भेज यार रही अगर है एक 16 मिनट, कंट्रीज अगर में। यार अगर मार्केट में उसकी डिमांड है ना तो वो ले सकती है। अगर मतलब अब देखो तुरंत रिफाइनरी लगाना तो इतना छोटा सा काम नहीं है, कैपेसिटी, नहीं इसीलिए वो ना विष्णु, जो चेन्नई विष्णु वाली कैपेसिटी शायद बढ़ा रही 14 है। 14.8 TMT तो ये 16 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रही है भाई। तो हाँ इंपोर्ट क्यों करेगी? यार क्या। ल्यूब में जो है ना वो 16 कंट्रीज को इम्पोर्ट कर रही है, जिसमें कि 8 न्यू कंट्रीज इस बार, मतलब इस पिछले साल की थी। लेकिन यहाँ डाउट जो आ रहा है कि हमारी जो कैपेसिटी है वो लगभग अगर मतलब दो रिफाइनरी की बात करें तो वो कुछ मिला के 16.42 हो रहा है, अगर हम 104% की बात करते हैं। बट यहाँ को डाउट ये आ रहा है कि अगर 47.3 जॉइंट MMT वेंचर कैसे वाली होगा। मान लो जिसमें ओएनजीसी MRPL में, तो पूरा लगभग ओएनजीसी का ही स्टेक है, अगर उसकी भी कैपेसिटी में पूरी जोड़ दूंगा तो पांचों रिफाइनरी की पूरी कैपेसिटी मिला के भी 47 नहीं हो रही है। तो उतना फिर ये जनरेट कहाँ से किए इतने मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में? वो एक डाउट है मेरे को, वो सबसे बड़ा डाउट मेरा वही था कि ये पीओएल 47.3 MMT है ओएनजीसी ना ने ये। प्रोवाइड किया होगा एक्स्ट्रा। गैस भी पेट्रोलियम में आती है क्या? ये बताओ तुम अ, पहले। हाँ, ये सप्लाई, ऑपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों है। हाँ वही वही मैं वही लाइन खोज रहा हूँ कि वो लाइन लिखा हुआ कहाँ है। नहीं, वो उसमें वेबसाइट पे लिखा हुआ है ना, वेबसाइट पे लिखा हुआ है। सप्लाई और बाकी चीजें तो तभी होंगी ना जब हम जनरेट कर पाएंगे उस चीज को। एक बार मैं लाइन, एक्चुअली पेट्रोल और यार एक स्लाइड में दिखा रहा हूँ या अभी मैं एक स्लाइड भेज रहा हूँ तुमको। मैं शेयर करूं क्या स्क्रीन मेरी? देखो यहाँ पर है, अब जो एक सेकंड रुको। दिख गया 47.3 मैंने डायरेक्ट सर्च कर लिया तो वो आ गया। यहीं पे रहेगा कहीं पे, ये रहा 47.3 MMT इन POL ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। अब ये मेरे को समझ नहीं आई यार बात, इसके आगे पीछे कुछ लिखा भी नहीं, कहाँ से आया ये? शुभम मुझे एक हाँ बार कंप्यूटर से वो स्क्रीन शेयर कर दो, मैं एक चीज दिखाता हूँ मेरे हाँ पास। हाँ, एक सेकंड। अभी कर पाओगे तुम? देखो एक्सेस मिल गया होगा तुम्हें। एक मिनट। चलो जारी रखो ना, थोड़ा सा खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, एक आगे बार बढ़ो। पीडीएफ। हाँ आगे रुको। बढ़ाओ शिव अपने आंसर को। और इसमें इसके बाद थोड़ा एक और डाउट आया था मेरे को भी, स्मार्ट टर्मिनल्स जो है ना वो 50 लिखे थे,
तो स्मार्ट टर्मिनल्स क्या होता है? वो भी स्मार्ट टर्मिनल का मतलब है वहां पे पूरी तरह से ऑटोमेटेड कर दिया, मतलब आप गाड़ी ले जाके लगाओ वहां पे, आप अपने से फ्यूल भर पाओगे वहां पे, मतलब वहां पे अनमेन्ड, मतलब ऑटोमेशन है बस। जैसे एटीएम है ना वैसा है पूरा। और वहां पे देखना कि जो एचपीसीएल की वेबसाइट में एक की टर्म अपन मिस करते हैं हर बार, एचपीसीएल की वेबसाइट में एक चीज है जो हम हर बार मिस करते हैं। ये क्या मतलब, तुम लोग क्या बोल रहे थे? ये 47.3? एक सेकंड दीपक, ये देखो दीपक को ये मैं जो है बता ना, ये जो पीछे के वॉलपेपर रनिंग है इसमें आएगा, देखना अभी स्मार्ट वाला इसमें आएगा, इसमें से हटा दिया क्या इन्होंने? हाँ गया, इसमें आ रहा था कल तक, तो यहाँ पे ये जो चलते रहते हैं ना, इसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी रहती है ना वो सब यहीं पे आती है। पावर 100 चल रही है, प्रधानमंत्री की क्या क्या योजना है, ठीक है ना। यहाँ पे कल आ रहा था स्मार्ट वाला, तो वहां पे एक डिवाइस है, कैलकुलेटर जैसा डिवाइस रहता है वो, उससे रिलेटेड है वो। सर्च में क्लिक करो, सर्च ऑप्शन है ना उधर कहाँ पे? वेबसाइट में सर्च ऑप्शन में। एक सेकंड, सर्च, कुछ नहीं है। ये 47.3 है ना, लग रहा है ये इसकी कैपेसिटी बता रही है कि ये कितने मतलब वो जनरेट कर पा, मतलब 47.3 कर सकती है, मेरे ख्याल से लगता है हमको वो बता रही, पोटेंशियल बताना चाह रही है। नहीं उससे मतलब तेरा क्या है कि इतना हमने थ्रूपुट अचीव किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। हाँ, तो पीओएल तेरा क्या हो गया? पेट्रोल, ऑयल, लिब्रिकेंट सबको जोड़ दो तो ये इतना प्रोड्यूस किया होगा, इसका सारा एक बात रिफाइनरी बताओ, पेट्रोल निकलेगा, ऑयल निकलेगा और ल्यूब निकलेगा तो रिफाइनरी से ही ना, तो रिफाइनरी की कैपेसिटी में कैसे ओवररन कर जाएगा वो? अगर मेरे नहीं तो पास इसमें तुम्हारा एलपीजी, इसमें अगर तुम्हारा मेरे पास एलपीजी भी आ जाएगा। एलपीजी भी आ रहा एलपीजी है भी क्या इसमें आ उसमें? जाएगा। पेट्रोलियम में उसमें आ रहा है हाँ क्या? हाँ, वो तो पीओएल, थ्रूपुट जो है ना पीओएल उसका। जो है वो एलपीजी को भी इंक्लूड करता है क्या, ये बताओ। तो पेट्रोलियम की बात करते हैं तो भाई एलपीजी अगर जो है वो ठीक है चलो, डिस्टिलेशन एक प्लांट है। डाटा और है मेरे पास में सपोर्टिंग के लिए कि चलो मान लो एलपीजी जो मतलब जो गैस जा रही है पाइपलाइन से, ठीक है, एलपीजी भी तो तेरा रिफाइनरी से ही निकल रहा है ना। ठीक है, तो उसमें एक काम करते हैं अपन, अभी टोटल डाटा कितना हो रहा है अपने पास में? लगभग 22-23 MMTP है, अगर जॉइंट 25। वेंचर की शेयर वाइज भी बात करें तो, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं कि जो गैस पाइपलाइन के थ्रू, मतलब पाइपलाइन नेटवर्क के थ्रू जो इन्होंने थ्रूपुट निकाला है वो 19.1 मिलियन टन का बता रहे हैं, ठीक है। तो 22 में 19 ऐड कर देते हैं अपन, तो कितने आएंगे? लगभग 40 आ गया, ठीक है। और उसके बाद एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 7.41, तो ऐसे मिला के 47 पॉइंट कुछ हो गया, ये हो सकता है डाटा। मतलब इसमें मतलब तेरा एलपीजी भी मिक्स है इसमें। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है 7.41 मिलियन टन, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एलपीजी। और उसके साथ में इन्होंने जो पाइपलाइन नेटवर्क के थ्रू जो थ्रूपुट बता रखा है ना वो 19.1 है, ठीक है। और बाकी जो रिफाइनरीज हैं जो मतलब एचपीसीएल की फुल्ली ओन्ड है, वहां से तो 16 पॉइंट कुछ आ रहा है, प्लस अगर ल्यूब्रिकेंट रिफाइनरी का भी मैं मिला दूं तो उसमें आ जाएगा 21 या 22 MMTP है। अब जो HMEL और MRPL बच गई जो स्टेक वाइज है, तो उसका जो आउटपुट निकलता है वो भी स्टेक वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो वहां का आउटपुट भी इन्होंने शायद जोड़ के टोटल पीओएल का कैपेसिटी जो बताया है वो 47। भाई पीओएल में तेरा बायोफ्यूल्स भी आ जाएगा, जो तुम ब्लेंडिंग कर रहा है, नहीं वो इथेनॉल का, वो भी इसी में, ब्लेंडिंग वो जो भी है, इसी में ऐड होगा। ब्लेंडिंग जो है वो तो यार मतलब मैं लास्ट प्रोडक्ट की बात करूं या तो फिर कि मैंने पेट्रोल निकाला, अगर मान लो मैंने 2 MMTP पेट्रोल निकाला और उसमें से मैंने मान लो कि 1 MMTP मैंने ब्लेंड कर लिया, तो मैंने टोटल 3 MMTP जनरेट किया या 2 MMTP ही जनरेट किया? 2 ही किया ना? नहीं 3 जनरेट किया तुम। 3 कैसे जनरेट होगा? मिक्स हो गया टोटल 3 से थोड़ा सा मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा पर 3 नहीं होगा, क्योंकि आपने इथेनॉल मिलाया है बस अपने पेट्रोल में, है ना।
तो उसका भी इन्होंने डाटा दिया है, कितना ब्लेंडिंग किया है इन्होंने, तो इन्होंने कुछ करोड़ लीटर्स इन्होंने 6.4 ब्लेंड किया है। अच्छा, 6.4%। एक पॉइंट और था ना तो कहीं उसमें। तुम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं खींच रहे हो इस टॉपिक हाँ, को, वही इतना तो भी मुझे नहीं भी है भाई लग रहा है। इम्पोर्टेंट। इतना वही तो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम कि डाटा भाई ये तभी तो ये डाटा तेरा याद होगा, 40 डिस्कशन करेंगे तभी तो डाटा याद होगा, नहीं तो डाटा याद होगा क्या ऐसे? ऐसे मतलब वो ठीक है, बट एक चीज 47.3 तो इतना वो थोड़े कर। अच्छा चलो बताओ, एलपीजी का कितना है डिस्ट्रीब्यूशन टोटल, एचपीसीएल का कितना सेल्स है एलपीजी की? अभी डिस्कस किया है। क्या एलपीजी का कितना सेल है एचपीसीएल का? एलपीजी का अराउंड 3.71 करोड़ के आसपास है। नहीं, मिलियन टन में इसमें डाटा दिया हुआ है ना, एलपीजी का 7.41 मिलियन टन एलपीजी। 7.41 तो उसमें ये ग्रोथ डाटा रेट कब दिया याद होगा 5.3 यार? का। ये डाटा तभी याद होगा ना जब ऐसे डिस्कशन करेंगे अपन, तो ऐसे थोड़ा ना याद होगा। यही तो मोटो है ग्रुप का, यहाँ पे अच्छा, आके मुझे लग रहा है ना कि अरे तो केवल वो ठीक है यार, बट एक ही चीज में तुम तब से लगे हुए 10 मिनट से 47 कैसे आया, 47 कैसे आया? भाई यही 2-5 डाटा है मैं कह रहा इसमें, हूँ। पूरे स्पीच के अंदर यही हाँ 5-6 ये डाटा सही। है, ज्यादा डाटा है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, 2 पॉइंट और इसमें इम्पोर्टेंट थे मैंने नोट किया ना। वो अभी 2 नया एडिटिव लॉन्च किए हैं अपने ब्रांड के अंदर। वो हाँ, वो पहले तो का मैं नाम है। बताया। वो बताया ना, बताया। पावर प्लस है हाँ, एचपी और पावर हाँ हाँ। पेट्रोल प्लस और एचपी टर्बोजेट डीजल प्लस। टर्बोजेट डीजल, मतलब पावर और पेट्रोल में भी है और डीजल में भी है। हाँ, डीजल। और एक पॉइंट और मैंने नोट किया था, एचपीसीएल लॉन्च हाई ब्रांड एलपीजी। इन्होंने हाई एक हाई फ्लेम, ब्रांड एचपी एलपीजी। फ्लेम फर्स्ट। फ्लेम हाँ, प्लस, उसका नाम है। यस फ्लेम यस प्लस, वो। एचपी गैस गैस। फ्लेम। और अपने यार यहाँ दो आती तीन है ना क्या? वो। अपने यहाँ आती है क्या नहीं फ्लेम प्लस? ये कहाँ नहीं पे यार, यूज होती नहीं। है? तो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल की। कमर्शियल मुझे और लग रहा है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल होगा। देखो इसका जब नहीं, तुम कॉमर्स। जाओगे ना, मैं बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, फ्लेम प्लस का क्या सीन है। तुम जब इसके R&D सेक्शन में जाओगे ना वेबसाइट पे, तो वहां पे इन्होंने लिखा है कि इंडस्ट्री में जो एलपीजी यूज करते हैं ना, उससे मतलब जो मेटल कटिंग होती है, तो वहां पे क्या होती है, ज्यादा फ्यूल लगता है, उसकी पावर इन्होंने थोड़ी बढ़ा दी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। तो जो एचपी फ्लेम प्लस है, गैस गैस फ्लेम प्लस, वो एक R&D का एक पार्ट है जो अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट के अंदर। तो ये वहां से तुम लिंक करना है इसको, तो वो डाटा भी तुम्हें याद हो जाएगा R&D से। यहाँ पर है, मुझे देखो। लग रहा मुझे लग रहा बस उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ही बढ़ाए होंगे, और तो कुछ किए नहीं होंगे। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे दिया है इसके बारे में। ये देखो, एचपी रेजर है ना, इसमें देखो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो एक बार। ये देखो, ये HPCL has developed a novel LPG additive, HPIPCA, which not only improves flame temperature but also considerably reduce both LPG and oxygen consumption। ठीक है, तो ये HP रेजर तो टेक्नोलॉजी का नाम है, और जो अपना प्रोडक्ट आ रहा है ना वो LP गैस फ्लेम प्लस, उसमें इस टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज किया है मेटल कटिंग के लिए। ठीक है, तो ये पेज भी पढ़ के जाना भाई लोगों, ये बहुत बढ़िया पेज है, इसमें बहुत अच्छी है। देखो पावर प्लस यहाँ पे 100 वाला है ना, इसमें 2 सेक्शन है, एक तो टेक्नोलॉजीज है और एक प्रोडक्ट्स है, तो दोनों पढ़ के जाना। ठीक है, आगे बढ़ाओ डिस्कशन को। हाँ। नहीं, शिव कुमार का ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि भाई 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कैसे अर्न कर लिया डिस्पाइट ऑफ कोविड-19 सिचुएशन, है ना। अब शिव मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे कि भाई इसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट था 2,000 कुछ करोड़, 2,900 2500 कुछ। हाँ, 2,000, एक सेकेंड, 2637 करोड़। 2500 समथिंग। हाँ 2,500 समथिंग, ठीक है। नहीं 2,637 करोड़, ठीक है। जितना भी हाँ, तो उससे भाई डायरेक्ट 10,000 समथिंग। 2037 है। 637 करोड़ से सीधा 10,000 इतना जंप कैसे, मतलब इस 4 बात को टाइम्स तो देखो भाई। डिनाई मेरे को नहीं कर क्या लगता सकते, है, इस बात को तो मेरे डिनाई को नहीं क्या कर लगता है सकते। कि
मैं भी देखो, ये शॉक जो हो गया जब मैं ये लाइन मतलब पढ़ा ना, तो पेन मेरे को लगा कि पेन मतलब ये कंपनी कुछ ज्यादा ही आगे नहीं फॉरवर्ड हो गई, मतलब वही मतलब 2500 और इस से। हिसाब से पेन अगर अब ग्रोथ करेगी तो फिर तो अगले साल 20,000 करोड़ मतलब इस फॉर्मूले को नहीं भाई, लगाया है। पेंडेमिक की वजह से एक बैग हर कंपनी में बूस्ट मिला है सबको। और इसमें है क्या कि तेरा जब ये पिछले जब लॉकडाउन के समय पेट्रोल का दाम तो मतलब क्रूड ऑयल का दाम बहुत कम हो गया सही था, कह रहे हैं मतलब बैरल पर। तो हो सकता है ये लोग ज्यादा स्टोर कर लिया हुआ यार। खरीद कर, रिफाइन नहीं करके, फिर नहीं, जब बूस्ट इन्होंने मिला इसका है। एक रीजन आई दिया थिंक है। ना शुभम, हाँ। मुझे लग रहा है ना 2020 और 19-20 का जो रिपोर्ट था वो कोविड-19 की वजह से इनका पेट्रोल डीजल तो कुछ बिक नहीं रहा था ज्यादातर, एविएशन पूरा बंद था अच्छा इसमें खासा। assume नहीं कर और सकते क्या हुआ? वो 20-21 में था ना एविएशन बंद, और वो सब 19-20 में तो सब चल रहा नहीं था। नहीं, 19 से स्टार्ट नहीं, हुआ था ना, 19 के दिसंबर से स्टार्ट हाँ हुआ था। तो स्टार्ट हो गया पिछले था बंद होना फाइनेंशियल ईयर जनवरी से। में तो लेकिन लास्ट वाला, हम पिछले लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर में जो लास्ट वाला क्वार्टर रहा ना उनका, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020 मार्च तक चला पिछला वाला, लेकिन लॉकडाउन फरवरी से लग गया था। लास्ट क्वार्टर में लॉस हुआ, पहली बात तो। दूसरी बात जो मेरे को लगती है ना वो ये है कि पेंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी छूट भी दी थी इंडस्ट्रीज को, हाँ क्योंकि टैक्स वगैरह में भी दी थी और भी चीजों में छूट दी थी बहुत ज्यादा, ठीक है, ताकि वो सस्टेन कर पाए। तो उसका पूरा एडिटिव इफेक्ट है। एक तो बैरल प्राइस पर, मतलब प्राइस पर बैरल बहुत बड़ा इफेक्ट है। और क्योंकि हम कंपैरिजन अगर देखते हैं कि पेट्रोल अगर 6.7% से गिरा और 12% कमी आई डीजल की कंजम्पशन में, मतलब अब अगर 100% डीजल कंजम्पशन हो रहा था तो 88% तो लॉकडाउन में भी हुआ है, वो ये कह रहे हैं। और अगर और एविएशन 100%, तो एकदम कम हो गया, एविएशन तो एकदम कम हो गया था जो एविएशन कि कम मतलब मेन हुआ, सोर्स है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा मेन सोर्स है। मेन सोर्स तो है। लेकिन ये देखेंगे ना अपन की, जैसे अपन मिसकंसेप्शन था कि ऑटोमोबाइल में अपना बिल्कुल जीरो ही हो गया होगा लॉकडाउन के टाइम पे, पर वैसा नहीं था, नहीं 12% की कम हुआ ऐसा है नहीं। डीजल में। तो हाँ, वो इसका भी कुछ मेरा, रीजन और भी है। मुझे लग रहा है ना अब एलपीजी देखो वाला इसका संभाला है। सबसे इसका सबसे सही आंसर है ना, तुम वहां के प्रेजेंटेशन में पूछना, ठीक है, जो कंपनी प्रेजेंटेशन देंगे ना वो, उनसे पूछना, क्योंकि तुम ये डाटा तो पढ़ गए, ये सब तो तुम्हें याद ही है, अगर बोलने पे पूछेंगे तो इतना तो तुम बता ही दोगे। लेकिन वहाँ प्रेजेंटेशन में जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा ना वो यही होगा कि सर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2,000 करोड़ का कुछ प्रॉफिट था, पहली बात तो जंप किया है कंपनी ने, और कोविड के टाइम पे इतना कैसे मतलब प्रॉफिट हुआ कंपनी को, वो सर जानना है, ठीक है, तो वो वहां पे बताएंगे तुम्हें फिर। इसमें कुछ और वैलिड पॉइंट्स हैं। तो उन्होंने लिखा है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स। इसके बाद उन्होंने बताया कि इनहांस्ड ऑफरिंग्स टू कस्टमर्स, स्ट्रेंथनिंग टू नेटवर्क कैपेबिलिटीज एंड इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प इन अचीविंग द सेल्स परफॉर्मेंस। उन्होंने इन्होंने ये भी लिखा है कि जो इनका जो रिटेल सेल्स था वो 22 मिलियन टन हुआ, तो इसके बारे में ये कुछ बताया है। और दूसरा और भी कुछ रीजन दिया है नीचे है उसके, कि मैं जो बताऊं क्या इसका आंसर मैंने लिखा था, मतलब जो मेरे को मिला उसकी स्पीच से, कि भाई देखो हाउ एचपीसीएल मैनेज टू अर्न सो मच प्रॉफिट इन कोविड। तो पहला रीजन है कि इन्होंने बताया कि हम अडेप्टिव थे, जो कंटिन्यूअस चेंजेस आ रहे थे ना कोविड-19 से रिलेटेड, तो उसके लिए हम ज्यादा अडेप्टिव थे बाकी इंडस्ट्रीज से, ठीक है, मतलब अडेप्टिव जैसे कि अगर कोई नई गाइडलाइन आ रही है तो ये तुरंत अपने आप को, अपना बिजनेस का जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको बदल ले रहे थे कि भाई कोई दिक्कत ना आए, इफेक्ट कम पड़े बिजनेस। दूसरा था कि इफेक्टिव क्रूड सोर्सिंग प्लान्स, मतलब कि जो रॉ इनपुट है ना उसका इन्होंने इफेक्टिव प्लान बनाया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब उसको कहाँ से सोर्स करना है, कहाँ कम मिल रहा है, सबसे कम दाम वाला क्रूड निकाल के कितना रिफाइनिंग वगैरह, इन्होंने पूरी रिसर्च की उस पर, और जो सबसे किफायती रॉ मटेरियल था ना वो सोर्स किया। फिर उसके बाद है, अरे भाई किसका बज रहा है, फिर उसके बाद है ऑप्टिमाइजिंग डे टू डे क्रूड रन रेट, मतलब कि इन्होंने जो रॉ इनपुट आया उसकी रिफाइनिंग, उसकी जो मार्केटिंग है ना, वो पूरी की पूरी जो एक साइकिल होती है उसको ऑप्टिमाइज किया है बहुत ज्यादा। जैसे तभी तो जाके 104% पे इनकी रिफाइनरीज ऑपरेट हुई है, नहीं तो हमेशा 100 से कम ही होती है कुछ, है ना। अगर कोई 100 से ज्यादा पे ऑपरेट करा रहा है अपनी रिफाइनरीज, मतलब ऑप्टिमाइज कर रहा है वो अपनी जो प्रोसेसेस है उसको, ताकि प्रोसेस में ज्यादा आउटपुट निकले। फिर है कि एफिशिएंट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन्होंने किया कोरोना के टाइम पे, जिसमें पाइपलाइन नेटवर्क भी आ गया कि नई नई पाइपलाइंस भी लगा रहा है, वहां से भी कुछ अपने को आउटपुट मिला। फिर है रेगुलेटिंग प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेस,
मतलब कि जो हम प्रोक्यूर करते हैं प्रोडक्ट्स को, जैसे मान लो कि ल्यूब्रिकेंट बनाने के लिए मेरे को कोई चीज चाहिए जो मेरी प्रोसेस में यूज होती है, मैं दूसरी इंडस्ट्री से खरीदता हूँ, तो वहां पे रेगुलेट किया कि भाई कितना मंगाना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। तो उसको इन्होंने रेगुलेट किया, मान लो कि ये हर साल 2 साल का मंगाते थे, इस साल इन्होंने 1 साल का स्टॉक मंगा के रखा, तो वहां पे तो कॉस्ट कम हो गई ना, इस साल का फाइनेंशियल प्रॉफिट तो बढ़ गया ना, भले ही हमारे पास स्टॉक कम हुआ लेकिन प्रॉफिट तो दिखा ज्यादा, है ना। वहां पे इन्होंने वर्क किया। उसके बाद है कि इन्होंने एक्सीलेंस इन मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मैं एक बार प्रेजेंट करूँ क्या कुछ, अगर देखता हूँ मौका नेट मिलेगा, मौका मिलेगा रोशन। रुको एक बार, हाँ? 2-3 पॉइंट और है रोशन, सुन लो। फिर कंपनी रजिस्टर्ड मार्केट शेयर गेन इन ट्रांसपोर्ट फ्यूल, मतलब जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल था ना, स्टॉक मार्केट में इनका जो शेयर है वो बढ़ा बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। और एक और पॉइंट इन्होंने दिया है कि जो डोमेस्टिक सेल्स में हमारी डी ग्रोथ हुई ना कोरोना के टाइम पे, वो सबसे कम हुई बाकी कंपनी से, 6.6% केवल। बाकी कंपनियों की मान लो 12% कम हुई, तो इनकी केवल 6.6 हुई, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आई थिंक कि मतलब यही उसकी स्पीच में देखने को मिले कि भाई इनकी वजह से हमने कोरोना में मतलब सरवाइव कर पाए और इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ। अब रोशन बता दो, आप क्या शेयर कर रहे थे? दिख रहा है क्या? लोड हो रहा है। हाँ ये बिजनेस स्टैंडर्ड्स का एक आर्टिकल है एचपीसीएल के प्रॉफिट के ऊपर। तो जो हमने पॉइंट डिस्कस किया वो भी जो सुराना सर है उन्होंने भी सेम वही बताया है, ठीक है। ये जो जनवरी मार्च 2020 का प्रॉफिट दिखा रहा है 27 करोड़। मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे लिखा हुआ ये रहा कि द कंपनी विच रन्स रिफाइनरी एट मुंबई एंड विशाखापट्टनम अर्नड $8.11 on turning every barrel of crude oil into fuel in January March, जो कि पिछले साल के अकॉर्डिंग माइनस में था 1.3 पर बैरल। तो मेजर जो कंसर्न आया वो यहाँ से आया कि जितना भी स्टॉक था उन्होंने उसको बनाने में हर बैरल पे $8.1 का मतलब प्रॉफिट कमाया है। उसके बाद ये इन्वेंट्री गेन्स आर बुक्ड व्हेन द रॉकेट, मतलब वही था जब पुराना सस्ता मिल रहा था ले लिया और फिर बाद में उसको बेच दिया, मेन जो है। उसके बाद एक फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर ही बताइए रहा। द कंपनी बुक्ड ₹141 crore इन फॉरेन एक्सचेंज गेन्स ड्यूरिंग जनवरी मार्च 2021 एज कंपेयर टू फॉरेक्स ऑफ 975 crore लास्ट ईयर। ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसके बारे में तो पर लॉस नॉलेज नहीं है ना अपने को कि ये फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेक्स हाँ, लॉ। वो एक अलग ही टर्म होता है, क्योंकि जो कुछ और भी पॉइंट्स थे। डिवाइंड यूज किया था, डिवाइंड वो भी शायद एक नया टर्म था, उन्होंने और शेयर ये के बारे में कुछ लिखा इन्वेंट्री था। गेन क्या होता है? विदाउट द इन्वेंट्री गेन्स, जीआरएम। जीआरएम तो जीआरएम तो वही है ग्रॉस रॉ मार्जिन करके उसमें दिया हुआ रिपोर्ट में जीआरएम। लेकिन ये इन्वेंट्री गेन्स मतलब कि जो इन्होंने नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाए मार्केट में, उसकी टर्म पे यूज किया है क्या इसको? पता नहीं भाई इसका ले तो मतलब अपने को जीआरएम आंसर वही है मिल गया, ग्रॉस सटीक रिफाइनिंग मार्जिन। सटीक आंसर तो मिल गया है अपने को, अगर कोई हाँ पूछे। मेन तो पता चल गया अपने को कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। हाँ, है ना। तो और मेरे उन्होंने बेसिक एक आइडिया और तो मिल लाइन ही था गया है। कि उन्होंने नए मार्केट को एक्सपेंड किया, एक्सपेंशन इन न्यू मार्केट, हाँ, मतलब जो नए मार्केट थे ना उधर भी वो अपना ध्यान लगाए। ऐसा नहीं कि जो मतलब जो पुराने मार्केट है जो उधर। ये नीचे लाइन लिखी है, और जो नीचे लाइन के जो देखो से ग्रॉस सेल्स फॉर 2021 वाज टू, रोशन एक मिनट हटाना, 2,69,243 compared to 2 मतलब प्रीवियस ईयर का ज्यादा था जो ग्रॉस सेल थी। ये तो वही है जो उसमें दिया हुआ है वाज 269, मतलब कम हुआ है ग्रॉस सेल देखा जाए तो। वही तो, ग्रॉस सेल कम हुआ है तो प्रॉफिट कैसे हुआ? मेन रीजन वही है, भाई उन्होंने क्या किया होगा ना, जो स्टार्टिंग में जो भाई जो मार्च मैं समझाता हूँ 2020 में करण, था। मैं तुम्हें समझाता हूँ। ग्रोथ सेल भले ही कम ज्यादा हो, उससे प्रॉफिट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। देखो ग्रोथ सेल मान लो अगर तुमने 10 रुपए का एक ग्रोथ सेल किया, मतलब सारे प्रोडक्ट मिला के तुम्हारे 10 रुपए के बिके, और तुम्हारी लागत आ रही थी 8 रुपए, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपया। अगर ग्रोस सेल तुम्हारा मान लो 8 रुपए गया इस बार सारे प्रोडक्ट का मिला के, लेकिन तुम्हारी लागत आ रही थी 2 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 6 रुपए ना। ऐसे कनेक्टेड है। वही ना बता रहा हूँ कि जो क्रूड ऑयल उन्होंने खरीदा था वो 18.8 बैरल के हिसाब से खरीदा था यूएसडी। इंटरव्यू और में जो कल पूछा था ना दीपक ने, तो मैंने भी यही आंसर बताया था इसका।
और Thank फिर you. बाद में उन्होंने जो अभी जो मार्च 2021 की बात करें तो 65.6 पर बैरल चल रही, यानी मतलब एक तरह से तिगुना से ज्यादा, मतलब समझ मोटी रहे हो? मोटी बात करें rise हुआ। इस साल का फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट देख लेना, 10,000 से कम ही आने वाला है, क्योंकि वापस से क्रूड ऑयल श्योर है, प्राइस नॉर्मल हो गई है, मतलब वो वापस से नॉर्मल हो गई। 4,000 करोड़ पे आ जाएगी एचपीसी। और दूसरा एक चीज और है, ये सब तो रीजन हो गया डिस्कस। एक इम्पोर्टेंट जैसे कि पाइपलाइन जो होता है ना, तो पाइपलाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें ये 3-4 पॉइंट लिखे हुए थे कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि पाइपलाइन लगा दिया, लेकिन पाइपलाइन क्यों लगा रहे हैं, इसका कोई आंसर बताएगा? मतलब 2-3 पॉइंट मैंने नोट किए हैं। नहीं, पहले कुछ आंसर बताओ भाई, बाकी लोग भी बताओ। तो एक इससे तो इसका सेफ्टी से मेरे रिलेटेड को क्या लगता है कि ये जो पाइपलाइन है वो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है इन्वायरमेंट के लिए। इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे अगर तुम रोड के थ्रू जाओगे तो ट्रांसपोर्ट करने में कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा और इको फ्रेंडली भी नहीं है। विष्णु, अरे एक हाँ वही विष्णु बताओ। वही एक वही हाँ वही एक वो पता है, दो पॉइंट्स हाँ वो दीपक ने बता दिया। तो एक पहला पॉइंट वही है कार्बन ना कि जो फुटप्रिंट है, सिग्निफिकेंट कार्बन रिडक्शन इन फुटप्रिंट है लॉजिस्टिक कॉस्ट। जो वही। लॉजिस्टिक कॉस्ट होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहें तो वो काफी कम हो जाता है। दूसरा और रीजन है सेफ्टी, कि जो हाँ सेफ्टी इंक्रीज हो जाती है अगर हम उसको भेजते हैं ट्रक के माध्यम से, और या फिर हम भेजें उसको सेफ्टी इंक्रीज हो जाती है। तीसरा कि अगर हम मतलब एक तरह से हम अगर ट्रांसपोर्टेशन करें तो उसमें भी हम फ्यूल डालेंगे, तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो इससे कार्बन का इमिशन होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर हम उसको पाइप के माध्यम से भेज दिए तो क्या होगा कि वो जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो कार्बन फुटप्रिंट हो रहा है इसका एक और बेनिफिट है कि जो ग्रीन हाउस जो मतलब जो टेम्परेचर राइज है, ग्रीन हाउस इमिशंस है वो भी कम हो जाएगा। तो इसकी ये 3-4 मतलब ये एक प्रॉफिट हो चीज जो जाता है। इस रिपोर्ट में नहीं लिखी है ना, वो मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जरूरी नहीं कि गैस ही पाइपलाइन के थ्रू जाए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी ऑयल की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं पाइपलाइन से। तो जो नेट हाँ हाँ, थ्रूपुट वो है तो ना, क्रूड ऑयल। जो नेट थ्रूपुट होगा पाइपलाइन नेटवर्क का, वो हमेशा ज्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूट मतलब टैंकर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने में। तो वहां पे एचपीसीएल को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है अगर अपनी रिफाइनरीज को कनेक्ट करने लग रही है इस तरह की पाइपलाइन से। तो हाँ अभी ये वही देखे, आईओसीएल का देखते हैं ना, आईओसीएल का मैंने पाइपलाइन देखा था, वो इससे तिगुना है। मतलब इसका अगर कुछ 3700 समथिंग है तो उसका वो 10,000 के आसपास 11,000 है। से, हाँ 10 नहीं, 15 11,000 के 15। आसपास। नहीं 11,000 जो भी हो, मान लो कि मतलब अगर तिगुना नेचुरल चौगुना है। नेचुरल गैस मेरे को पहुंचानी है, एक लोकेशन मिली मध्य प्रदेश में, वहां से मेरे को नेचुरल गैस राजस्थान की रिफाइनरी तक पहुंचानी है, तो अगर मैं उसको टैंकर्स में भर भर के भेजने लगूंगा तो कितना कम आउटपुट निकलेगा। क्योंकि मतलब अगर पाइपलाइन से भेज रहा हूँ तो ज्यादा गैस जा पा रही है ना, ज्यादा प्रोसेस में और राजस्थान इंटरप्टेड भी है सप्लाई, मतलब अनइंटरप्टेड भी सप्लाई भी है। इंटरप्टेड। ये इस पाइपलाइन नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल होने वाला है रिफाइनरीज की कैपेसिटी में, प्रोडक्शन कैपेसिटी में, है ना, इसको रख सकते हैं। हाँ बाकी और नेट थ्रूपुट ध्यान और रखना, तेरा ये है पाइपलाइन कि पाइपलाइन से कितना नेट थ्रूपुट आ रहा है, लगभग 20 मिलियन टन, 19 है प्रिसाइजली, लेकिन 20 राउंड डाटा याद रख लेना है, ठीक है। और तेरा अभी फिलहाल अभी 3775 किलोमीटर है, बट अभी जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा 2022 तक। तो फिर ये जो पाइपलाइन एचपीसीएल का है ये एक्सपेंड होकर 53,000 हो जाएगा किलोमीटर। नहीं, एक फिर डाउट 22 के मेरा ये है कि भाई ये बताओ कि ये जो 3,775 है, ये पूरा एचपीसीएल ओन्ड है या जॉइंट वेंचर्स के साथ में है? ये आई owned है। थिंक यार ज्वाइंट एचपी वेंचर के साथ ही है। नहीं यार, मुझे लग रहा है नहीं एचपीसीएल का ज्वाइंट ले लिया वेंचर हुआ के साथ ही है। अब देखो, विष्णु का आंसर सही है, जॉइंट वेंचर के साथ नहीं है, पूरा एचपीसीएल का है। जॉइंट वेंचर के साथ में अलग से लगा रहा है, ये सीजीडी गुजरात के 2 प्रोजेक्ट अलग चल रहे हैं, हाँ वो हाँ, जॉइंट वेंचर के साथ में है। थ्री एचपीसीएल की नेचुरल नहीं गैस तो पाइपलाइन भी है, एचपीसीएल की महसागर अरे टू एक बठिंडा। सुनो एक चीज भाई, और है, एक चीज। हाँ एक ठीक। एक पहले शुभम को सुन लो। एक बढ़िया पॉइंट बताता हूँ। एचपीसीएल की वेबसाइट के फ्रंट पेज पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है एचपीसीएल का, जहां पे भी अगर जेवी नहीं लिखा हुआ है जॉइंट वेंचर, तो मतलब पूरी तरह से एचपीसीएल ही और किया हुआ है उसको, ठीक है। अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा दूसरे पेज में जाओगे, मेजर प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, वहां पे तुम्हें जॉइंट वेंचर्स का डाटा पूरा दिया हुआ है। लेकिन जो फ्रंट पेज पे मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, केवल रिफाइनरीज हैं, देखो वहां पे जॉइंट वेंचर लिखा होगा वेबसाइट पे, तो वहां से तुम ये वेरीफाई कर सकते हो कि कितना एचपीसीएल का पूरा ओन्ड है और कितना जॉइंट वेंचर्स का है, ठीक है। हाँ विष्णु।
आप ये पूछ सकते हैं ना कि हमारे कितने स्टेट्स में ये पाइपलाइन है, वो मतलब 9 स्टेट जिसमें में है, हाँ 9 स्टेट में है और 20 जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं। जियोग्राफिकल एरियाज। और जो 3 नेचुरल गैस पाइपलाइन अभी जो स्टार्ट होने वाली है वो महसाना टू भटिंडा, फिर भटिंडा टू अच्छा, वो श्रीनगर क्रॉस और कंट्री क्यों लिखा है? वो क्रॉस कंट्री क्यों लिखा है? वो पढ़ोगे ना, लिखा कंट्री है मतलब होता क्रॉस है, क्रॉस कंट्री मतलब होता है विद इन द कंट्री अक्रॉस द स्टेट्स, ठीक है। अच्छा क्रॉस कंट्री का मीनिंग ये नहीं भाई है कि 2 कंट्रीज के बीच। ये जो 20 जियोग्राफिकल लोकेशन कवरिंग 9 स्टेट्स, वो तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क के बारे में बताया है। हाँ तो जॉइंट वेंचर वो पाइप बात कर रहे हो तुम, जॉइंट वेंचर में ठीक है। पाइपलाइन से महसाना टू भटिंडा वगैरह है सारी। देखो, अब इस पाइपलाइन नेटवर्क को और अच्छे से समझते हैं अपन। जो नेशनल पाइपलाइंस है ना, उसको यहाँ पे चलाते हैं अपन, थोड़ा सा भारत के नक्शे पे भी देखते हैं डायरेक्शन। महसाना, महसाना देखो गुजरात में, मेरे को तो आइडिया भी नहीं था महसाना गुजरात में। हाँ भटिंडा, यार, मुझे लगा आउट ऑफ कंट्री है। भटिंडा ठीक है। और श्रीनगर, ठीक है। ये देखो गुजरात से स्टार्ट किया भटिंडा तक, भटिंडा से श्रीनगर तक ये लाइन बिछा रही है एचपीसीएल। ये 2 लाइन कवर हुई है इसमें केवल अभी, ठीक है। इसलिए इसको क्रॉस कंट्री बोला है, क्योंकि देखो कंट्री का बहुत लार्ज लेंथ कवर किया है इसने, ठीक है। और ये जॉइंट वेंचर में कर रही है, खुद पूरी तरह से नहीं कर रही। और दूसरी जो चीज है, मालावरम से भीलवाड़ा, तो शुभम इस रास्ते में बाड़मेर भी आ रहा है क्या? यार ये भटिंडा महसाना तो टू रास्ते में ही बठिंडा है। में। भाई वो तो पाइपलाइन नेटवर्क देखना पड़ेगा, अभी तो मैं रोड नेटवर्क देख रहा हूँ ना। मालावरम आंध्र प्रदेश से है ना, आंध्र प्रदेश से कहाँ पर है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, एक सेकंड, भीलवाड़ा राजस्थान। ये देखो, इसीलिए क्रॉस कंट्री बोला है ना भाई, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और क्या पता शायद इसीलिए हायर भी कर रही हो अपने को, ये यहाँ से यहाँ। और क्या पता भाई इसमें पूछ ले कि क्या ट्रांसपोर्ट होगा, तो नेचुरल गैस, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से चली नेचुरल गैस तो यहीं पे रुकेगी आके, बीच बीच में स्टेशन होंगे। जिस भी इंडस्ट्री को जरूरत होगी ना, यहाँ से अपनी टेपिंग ले लेगी नेचुरल गैस की। जैसे मान लो यहाँ पे स्टील फैक्ट्री है, उसको अपनी मिल में गैस का काम है फ्यूल की तरह, तो यहाँ से टेपिंग मिल जाएगी उसको। ये यहाँ पे एक मेन हाईवे है जहाँ से छोटी छोटी रोड निकलती रहेगी बीच बीच में, समझ रहे हो ना। यार ये तो रोड का रूट है ना, अभी उसका भाई रूट तो रोड हमें का शायद है, नहीं पता ना। लेकिन रोड का है वही मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक आइडिया तो लग रहा है ना कहाँ से कहाँ तक हाँ, ये road थोड़ा है। सा आइडिया है। अब मान लो कि इंडस्ट्रियल एरिया, सरकार यहाँ से थोड़ी ना निकालेगी, इंडस्ट्री से एक्चुअली में ना तुम निकालेगी ना। शुभम एक बार ना गूगल पे सर्च करो पाइपलाइन नेटवर्क ऑफ एचपीसीएल, और फिर इमेज में जाओगे ना तो उधर दिख रहा है कैसे कैसे वो ले जा रहे हैं। अब इमेज में है ना, एक सेकंड, प्रोडक्ट्स पाइपलाइन है ये ना, ये रही ना, इसमें मैप दिया होगा अरे ना। उन्हें पता नहीं उसमें दिया है कि नहीं यार, अच्छा, इमेज वाले में जाओ तो उधर दिख और रहा ये है। तुम्हें इसमें एक और आंसर मिल गया कि वेबसाइट पे क्या नहीं है हमारी, जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कि सर ये नहीं है, ठीक है। ये है क्या? ये सेकंड वाला, ये सेकंड वाला, ये तुम्हें दिख जाएगा कैसे कैसे जा रहा है, ये किस ऐसे किस स्टेशन को तो कवर आ कर गया रहा है, है। तो खोल रहे थे अपन, ये देखो हाँ दिख रहा है ना सबको, इसीलिए क्रॉस कंट्री बोला है। लेकिन इसमें मिसिंग है यार, तो भी अपन देख रहे थे जो भीलवाड़ा तक जा रही है ना ये वाली, 3775 वाला होगा ना कुछ। ये तो एग्जिस्टिंग है, विशाख विशाख से जो जा रही है। और निकालते हैं, रुको। आवर बिजनेस भी पार्टिसिपेट कर रहा है। एचपी इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स, ये मेरे को लग रहा है स्टेब्लिश है और वो डेवलपमेंट में है अभी ऑनगोइंग तीनों। प्रोजेक्ट। हाँ, वो अभी प्रोग्रेसिंग फेज में है। एचपी पाइपलाइन। अरे नहीं, वो वाला एक बार खोलो ना शुभम, शुभम हाँ वो नीचे कुछ लिखा हुआ था,
कौन सा कंप्लीट हो गया है, कौन सा चल रहा है, जो स्लाइड तुमने हाँ पहले खोली थी। ये यही वाला है ना। हाँ देखो ये नीचे लिखा है इधर डाटेड नीचे वाले अभी। ऑनगोइंग। लेकिन इसमें यार वो तो अपडेट नहीं किया, भीलवाड़ा से महसाना तक जो है अभी शायद चालू भी नहीं हुआ क्या वो। हाँ मुझे भी लग रहा है वो चालू नहीं हुआ है। कोविड की वजह से चालू नहीं हुआ होगा। हाँ, नहीं कोविड नहीं, वो अभी प्रोग्रेस में है, अभी चालू नहीं हुआ है। हाँ इसीलिए दिखाया नहीं शायद। हाँ ऑन गोइंग ही दिखाया है यहाँ पे। और ये पीओएल, हाँ भाई पीओएल और एलपीजी का है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो सीएनजी प्रोजेक्ट्स है भाई। वो शायद जॉइंट, एक सेकेंड यहाँ नीचे दिखाया हुआ कहीं, एचपीसीएल पाइपलाइन एंड टाइमलाइन वो जो अपन जो, तीन जो है ना वो नेचुरल गैस है। हाँ वही, ये इसमें नहीं है जो अपन सोच रहे हैं वो क्रॉस कंट्री वाला, मतलब ये एचपीसीएल का है नेटवर्क, इसमें डिनाई नहीं है, लेकिन ये एलपीजी और पीओएल का नेटवर्क है, ये सीएनजी का इसमें दिखाया नहीं है अभी। तो एक बार सीएनजी को CNG इसमें डाल। काउंट करते नहीं है, इसमें काउंट करते हैं सीएनजी को 3775 में। 3775 में नहीं करेंगे ना भाई, ये खुद की है, एचपीसीएल ऑपरेट्स इतना क्रॉस कंट्री, ठीक है। लेकिन जो अपना क्रॉस कंट्री लग रही है अभी, उसमें वो जॉइंट वेंचर है, एचपीसीएल का कुछ स्टेक है उसमें, बाकी कंपनीज भी इन्वॉल्व है, तो शायद उसको इसलिए इसमें डाला नहीं इन्होंने। एचपीसीएल का खुद का नहीं है पूरी तरह से, इसलिए वेबसाइट पर डाला भी नहीं है। उसके बारे में हाँ अपन बोल सकते हैं वेबसाइट में कि सर उसके बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। ये जो मतलब एलपीजी है, एलपीजी का पाइपलाइन वो 356 किलोमीटर ही शो कर रहा था ऊपर, अभी देखना इतना कम कैसे है वो। कहाँ पे? अभी जो एक पेज खुला हुआ था कौन सा था जिसमें वो ऊपर था क्या, हाँ ये हाँ ऊपर एंड ये 356 किलोमीटर ऑफ एलपीजी पाइपलाइन, इतना कम कैसे है एलपीजी पाइपलाइन। भाई ये केवल एक उसके ऊपर एरिया था, का बताया है इसने, मैंगलोर, उसके असम ऊपर से वाला नहीं मैंगलोर नहीं पाइपलाइन। नहीं नहीं ऊपर ऊपर नहीं नहीं, ऊपर यहाँ सबसे पैराग्राफ सेकंड में। लाइन। हाँ हाँ एंड 365 किलोमीटर ऑफ एलपीजी पाइपलाइन। अच्छा अरे ऊपर तो लिखा भी है ना 3775। नहीं, ये तो हाँ, तो लिखा दोनों है मिला के लिखा है, दोनों मिला ये के। कह रहा है कि, अच्छा इसको पूरा पढ़ते हैं एक बार। ऑपरेट्स इतना ऑफ कोर्स कंट्री पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टेशन, दिस नेटवर्क कंप्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट पाइपलाइन। हाँ मतलब ये देखो ना, 3250 किलोमीटर जो है प्रोडक्ट पाइपलाइन है, 356 किलोमीटर है जो एलपीजी है, जो एचपीसीएल का खुद का है। अब इसके अलावा जो भी एलपीजी लाइन बिछा रही है ना, वो जॉइंट वेंचर में बिछा रही है एचपीसीएल, इसलिए उसका डाटा यहाँ दिया नहीं है शायद। मतलब इतना तो खुद का ही है एचपीसीएल, जो खुद ऑपरेट करती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का है ना, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, देखो यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट वाइज तो नहीं दिया, पर जो भी बाकी बच गया ना, ऐसा नहीं है एलपीजी केवल इतनी ही ऑपरेट कर रही है, लेकिन बाकी जो कर रही है ना जॉइंट वेंचर में कर रही है, इसलिए ये डाटा यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया। हाँ ये भी याद रखना चाहिए, 3250 किलोमीटर प्रोडक्ट की पाइपलाइन है और 356, ये देखो प्रोडक्ट पाइपलाइन से बेनिफिट वही है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आईओसीएल से, जो हमने कंपेरिजन किया कि अगर इतना खुद का नेटवर्क, ये दोनों ऐड होके 3775 थोड़ी हो रहा है। कितना हो रहा है? ये तो हो रहा है 3601 3606। फिर और भी कहीं होगा, इसके अलावा भी कुछ होगा आई थिंक सो। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, तुम बस ये बात ध्यान रखो कि जो पेट्रोलियम वाली लाइन है ना, पीओएल वाली लाइन, देखो यहाँ पे इससे मैंगलोर से कनेक्ट हो रही है, ये बीच में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे ये कनेक्ट हो जाएगी ना, तो इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट्स पाइपलाइन के थ्रू प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे अपने को कैपेसिटी और मतलब ऑपरेट कराने के लिए स्कोप मिलेगा। ऐसे ही बीच में यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा तो मुंबई वाली रिफाइनरी भी जुड़ जाएगी, ऐसे करके ये पूरा इंटरकनेक्ट कर देंगे आने वाले कुछ सालों में पाइपलाइन नेटवर्क को, ठीक है। और जो अभी क्रॉस कंट्री वाली बात चल रही थी ना, वो सीएनजी वाली थी, उसका इसमें कुछ लेना देना है नहीं। आई थिंक सबको पिक्चर क्लियर हुई होगी। यार मेरे को सबसे कम इंफॉर्मेशन जो मिली ना, वो ल्यूब्रिकेंट्स पे मिली, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट्स के बारे में केवल एक ही डाटा मिला कि 600 टीएमटी है और 8 साल से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन भाई किस किस को ल्यूब्रिकेंट सप्लाई होते हैं, कौन कौन से ल्यूब्रिकेंट्स है, अपने को आइडिया नहीं मिल रहा अभी तक। किसी को पता है कि क्या क्या ल्यूब है, मतलब
ल्यूब बेसिकली तो होता है। हाँ हाँ बताओ फिर दीपक। देखो 2-3 तरह का लुब्रिकेंट है एचपीसीएल का। एक है रेसर, जो हम लोग 2 व्हीलर 3 व्हीलर में यूज करते हैं। फिर रेसर हो गया, एनक्लो एक हो गया, एनक्लो, नहीं, नियोसिनित, मेरा मिल्सी। कहना ये है कि ये सब तो एक ही कैटेगरी हो गई ना, जो अपन यूज करते हैं, कॉमन पर्सन यूज करते हैं रेगुलरली, मतलब व्हीकल, लुब्रिकेंट्स ये सब तेरा नहीं व्हीकल्स में। नहीं लुब्रिकेंट्स एक ऑटो व्हीकल्स में भी यूज होता है, और ये सब तुम्हारा रिफाइनरीज में जो मशीन इक्विपमेंट्स है, गियर पार्ट्स, गियर्स का पार्ट हो गया या बियरिंग्स हो गया है, वहां भी ये सब यूज किया जा सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो ल्यूब्रिकेंट्स है ना, इसमें केवल अपने को एक ही सेक्शन के बारे में अभी तक पता है, ये वाला ऑटोमोटिव ऑयल्स। इंडस्ट्री में कौन से यूज होते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है, तो वो भी तो ल्यूब्रिकेंट ही होता है। तो वहां पे ये देती है क्या स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह के ऑयल? स्पेशलिटीज में कौन कौन से ल्यूब्स आते हैं? ग्रीस बना रही है, देखो ग्रीस अपने शायद दिमाग में ना है, लेकिन ग्रीस भी बनाती है ये। लेकिन अपन एक ही तरह के ग्रीस को जानते हैं जो जनरली यूज होते हैं। और मरीन ऑयल्स भी बना रही है। इनके बारे में अभी तक अपन ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अगर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तो इसकी नॉलेज थोड़ी थोड़ी तो होनी चाहिए ना, पूरी नहीं कर सकते तो। इंडस्ट्रियल ऑयल्स की तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए कि मोटर वगैरह में ग्रीसिंग में कौन सा ऑयल यूज होता है। सिलेंडर ऑयल है, कंप्रेसर ऑयल है, फिल्म ऑयल है। ये देखो, जब मशीन इस पे रोल होएगी शीट, तो ये शीट पे स्टील मिल में ये मेरे से पूछ सकते हैं कि बियरिंग तो ये ऑयल। मैकेनिकल वालों से ही पूछते हैं, क्योंकि मैकेनिकल का ही प्रोसेस है, तो हाँ, उनमें तो लुब्रिकेंट। इनके बारे में भी तो थोड़ा थोड़ा रिसर्च कर लो। क्या, चलो ये बताओ कि कंप्रेसर ऑयल को इसमें यूज कर सकते हैं क्या सिलेंडर ऑयल में? नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? अब आई थिंक इसका तो सारी कैटेगरी में कॉमन ही आंसर होना चाहिए कि उसका कुछ माइक्रोन, मतलब उसकी जो ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी कुछ माइक्रोन्स में वैल्यू होती है, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा ल्यूब्रिकेंट कौन सी मशीन पार्ट में यूज होगा, जहां तक मैं मतलब समझता हूँ चीज को। मतलब थिकनेस होती है ना एक मॉलिक्यूल्स की। विस्कोसिटी की Viscosity। ग्रेड्स होती है ना, जैसे कि जो बहुत क्या होता है कि कुछ ज्यादा थिक लेयर बनाती है हाँ, हीट जो तुम्हारी लुब्रिकेंट होती है, कुछ तो कम थिक लेयर बनाती है, मतलब थिन लेयर बनाती है कुछ ज्यादा ही। तो जैसे मशीन की रिक्वायरमेंट होगी वैसा वहां पे जरूरत होगा। अब लेकिन वही है ना कि ये हमें पता नहीं कि किस टाइप का रिक्वायरमेंट किस टाइप की मशीन में होगा, जो कि वो पूछ सकते हैं ना कि तुम बता रहे हो थियोरेटिकली बता रहे हो, वो तो कोई भी बता देगा कि जिसका थिक लेयर है और थिन लेयर है, लेकिन किस टाइप की मशीन में कौन सा यूज करेंगे, थिन लेयर वाला या थिक लेयर वाला, उसके ग्रेड्स बताओ। और ग्रेड्स का क्वेश्चन जो मैं भी आरसीएफएल में गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लुब्रिकेंट्स से ग्रेड्स बताओ। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, 3-4 लोगों से पूछा है। हाँ, तो वही है, जैसे मान लो तुम मैकेनिकल से हो तो तुम्हें तो बिल्कुल जानना चाहिए, लेकिन मेरे को एज एन एडिटिव प्रोटेक्शन जाना चाहिए इसको समझ के। तो इसके बारे और में दूसरी बात, मैं, अभी मेरा दोस्त एक ऑयल इंडिया में, उनसे उससे भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड में है, मतलब पिछले साल उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उससे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि लुब्रिकेंट्स के बारे में बताओ और लुब्रिकेंट्स के फीचर्स के बारे में बताओ, उसके क्या क्या गुड फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या मतलब बैड फीचर्स हैं, ये सब कुछ उससे पूछा। लुब्रिकेंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आईसी इंजन में भी यूज होता है, और इसी के लुब्रिकेंट्स तो बेसिस। तेरा लुब्रिकेंट्स का फर्स्ट फंक्शन तो हो गया कि तेरा ये कूल मतलब फ्रिक्शन कूलिंग। कम करेगा, और दूसरा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, कूल करेगा, यही सब है ना। हीट कैरी करेगा। हेलो। हाँ, हाँ, इसमें मतलब बहुत सारा मतलब जो स्पीच था इनका इनका लगता है सितंबर तक ही जो डाटा बहुत सारा आउटडेटेड है। जैसे तुम्हारा रिटेल आउटलेट्स का जो डाटा दिखाए थे, और फिर सीएनजी आउटलेट्स का हो गया, या टर्मिनल्स का हो गया, या बहुत सारा, मतलब अब तो इंक्रीज हो चुका है सब में। सितंबर तक का एक है ना महीने में लेटेस्ट, कितना इंक्रीज हो एक जाएगा? महीने में। और वो भी एक महीने में तुम कितना मतलब डेटा कलेक्ट भी तो करना होता है ना, तुरंत तुरंत डेटा तो कलेक्ट होता नहीं। यार जितना दिया ना उतना ही पढ़ना है, अभी ज्यादा अभी लेटेस्ट डेटा देखने जाएंगे तो हो गया। नहीं नहीं, लेटेस्ट डेटा ही याद देखना है ना। करना लेटेस्ट का ही एक तो हमें यहाँ। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे देखो, हमें जो लगता है ना कि वेबसाइट पे जो तुम्हारा दिया हुआ है कि अभी रिटेल आउटलेट्स 19,020 है, तो जो करंट में है वही ना देख के जाएगा ना। और वैसे भी डाट जो वेबसाइट है एक कुछ हमें दिन पहले ओवरव्यू अपडेट हुई पता है। होना चाहिए, इतना मतलब एग्जैक्ट तो ठीक है, लेकिन एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, जैसे जो हम अपने आंसर को उसमें डाल के इसलिए डेटा हम लोग याद करना चाह रहे हैं कि जो आंसर्स है ना उसमें इसका यूज कर सके जब भी वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे।
इसका ये पर्पस नहीं है कि तुम्हें डेटा याद रखना है, भाई इसका पर्पस देखो है कि तुम अभी यूज कर तुमसे सको। जैसे जनरली पूछ लें कि भाई एचपीसीएल जो है उसके मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या अब हैं। जैसे जैसे शिव शिव से भी पूछ लेंगे कि शिव तुम पूर्णिया से आते हो तो बताओ एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बिहार में कहाँ कहाँ है, बताओ शिव। अब इसका तो रटा ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। दिया। नहीं, अभी मैं उसके बारे में पढ़ा नहीं हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है कि मुझे पढ़ना है। अभी एक तो सबसे बड़ा वाला स्टार्ट हुआ है, जो एशिया का सबसे बड़ा है ना, ये अभी स्टार्ट हुआ है चंपारण में। तो उधर एक स्टार्ट हुआ है बॉटलिंग प्लांट एलपीजी का, जिससे कि काफी लार्ज, मतलब वो एशिया का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट है। पूर्णिया में भी एक है एचपीसीएल का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट। लेकिन उसको ना एचपीसीएल पूरा हैंडल नहीं करती है, उसको कोसान हैंडल करते हैं। अवार्ड्स जो है, अवार्ड्स में तो एक ही मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है कि जो वाइल्ड मार्केटिंग नहीं, कंपनी ऑफ द ईयर मिला है। अवार्ड से पहले भी बहुत कुछ है अभी। जैसे कि अभी हाँ मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी उन्होंने काम किया है, और उसके बाद तुम्हारे और क्या था, हाँ, जैसे कि अभी सस्टेनेबल, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी, जो हम लोग बार बार क्वेश्चन में आ जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का कितना कैपेसिटी है, कौन कौन से स्टेट में है। तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि जो 17.05 करोड़ है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है ड्यूरिंग 2020-21, ये किससे हुआ है, तो विंड एनर्जी से हुआ है। ये महाराष्ट्र में और राजस्थान में, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है कितना, तो 100.9 मेगावाट। कुछ और शो कर रहे हैं। ये तो कोई प्रेजेंटेशन निकल के आया, मैं बॉटलिंग प्लांट का ढूंढ रहा था कहाँ कहाँ पर है। हाँ हाँ, दीपक को पता होगा। दीपक, तुम कहाँ से सर्च किए? यार एचपीसीएल का वेबसाइट में ही कहीं मिला था। ये आईओसीएल का पाइपलाइन नेटवर्क है भाई। ये प्रेजेंटेशन में डाउनलोड कर लेता हूँ आईओसीएल का, थोड़ा सा देख लेना ऊपर ऊपर से। सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट, इसमें पूरा पीपीटी है ये इसका। ओके, लेकिन विष्णु भी एक बार बोला था कि उसके पास भी कोई पीपीटी है, उसमें भी कुछ भाई ऐसे विष्णु कुछ। आज तक बोल तो ही रहा है, बस वो दिक्कत बस उसको। भाई यार वो मैं बोल तो रहा हूँ, मैं आज ही दे दूं क्या वो पीपीटी? भाई तुम अभी ये तो शेयर कम से कम करो पढ़ ले। स्क्रीन पे। ठीक है। एचपीसीएल का है तो अभी शेयर कर दो। चलो मैं करता हूँ। तो लेकिन यार तुमने एक बार मुझे उधर से निकाल दिया ना, फिर लॉगिन नहीं हो रहा, बोल रहा है कि आप एक बार वहां से खदेड़ दिए गए हैं। अच्छा, क्या क्या हाँ बोल रहा है? हो सकता है। तो एक काम करो, व्हाट्सएप करो प्रेजेंटेशन, मैं करता हूँ शेयर। ठीक है ठीक है ठीक हाँ, है। व्हाट्सएप कर दो, वो डेटा आ भी जाएगा हम लोग के पास। ग्रुप में ही ये भेज। विष्णु तुमने एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में अप्रेंटिसशिप किया था यार। हाँ अरे देखो ये यही दिख रहा है मुझे। तो ये मेरे तो को एक जैसे तुम वो व्हाट्सएप एक करो। सबसे अच्छी पॉइंट है ना, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, अगर कोई पॉइंट नोट किया होगा, तो उन्होंने बताया कि उनके जो लास्ट ईयर है ना, तो काफी ज्यादा पेटेंट मतलब उन्होंने दिया था, और अभी 100 तक में क्रॉस, वो, 44 हाँ अभी, पेटेंट फाइल हुए हैं। हाँ, और अभी जो है 100 क्रॉस हो चुका है पैटेंट, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काफी अच्छा, मतलब एग्जांपल दे सकते हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी अच्छा है एचपीसीएल का। और अभी उन्होंने एक काम और किया है कि जो सुपुर्जी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, उसको उस सब्सिडरी को फुल्ली, मतलब वो ओन कर लिए हैं। तो ये इसका और नाम उनका जो नाम, बदला एच एच हाँ, पी ई। HPLL। हाँ HPLL कर दिया, HPCL LNG लिमिटेड। LNG क्या होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल अब गैस, इससे क्या तो ये होगा भी। ना, पहले HPCL का हम्म, 50% था, बाकी का 50 था, तो अभी HPCL ने बाकी 50 भी एक्वायर करके पूरा 100 कर लिया। तो अब जो नेचुरल गैस का बिजनेस है ना, बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है। और 5 MMTPA की रिफाइनरी वहां पे बनने वाली है, इसकी मतलब नेचुरल गैस की। कहाँ पे बनने वाली है, गुजरात में। छर्रा छारा ऐसा कुछ गांव है वो। ठीक है, देख लेते हैं लोकेशन इसकी, याद रहेगा। मैप्स पे देख लेते हाँ, गुजरात में ना, छर्रा हैं। गुजरात में ना। गुजरात में, हाँ। गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। यार मैंने सेंड कर दिया ग्रुप में, एक बार खोलो उसको तो। हाँ हाँ, एक सेकंड।
तो विष्णु मैं बोल रहा था कि तुमने एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में किया है ना, हाँ भाई। तो उसका उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मेरे को जानना था। अरे वो मैंने अभी भेजा ना, एक बार मैनुअल खोलो देखो ना भाई, उस पोर्ट के पास में है, ठीक है, और यहाँ से मेहसाना का डिस्टेंस बताऊं? थोड़ा और रिसर्च करते हैं, देखो मजा आएगा। यहाँ से मेहसाना, ये देखो मेहसाना, ये वाली अगर नेचुरल गैस की पाइपलाइन डल जाए तो मेहसाना से भटिंडा और भटिंडा से श्रीनगर तो डाल ही रही है एचपीसीएल एज अ पार्ट ऑफ नेशन क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। तो मतलब यहाँ से एलपी सीएनजी निकलेगी और पूरा ये नॉर्थ वाला जो एरिया है ना, राजस्थान हरियाणा और श्रीनगर वाला कॉरिडोर पंजाब को होते हुए ये पूरा कवर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे एलएनजी का प्लांट लग रहा है 5 MMTPA का, जो एचपीसीएल ने पूरा खरीद लिया है। तो इस पाइपलाइन को गैस देगा कौन? या तो मुंबई वाली रिफाइनरी दे सकती है, या तो इन्होंने नया सोर्स ढूंढा है, यहाँ से जाएगा। तो यहाँ मेहसाना तक की डिस्टेंस है 450 किलोमीटर। ये पाइपलाइन अगर बिजली तो ये पूरा ऊपर तक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम्हें अच्छा खासा आइडिया लग गया है। इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड लर्निंग। बठिंडा टू श्रीनगर पेट्रोल पाइपलाइन है या गैस पाइपलाइन है? गैस लाइन है। तीनों क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट जो है सीएनजी, वो तीनों सीएनजी वाले हैं। सॉरी सीएनजी तो सीएनजी। एलएनजी अगर निकाल रही है तो सीएनजी भी बनी जाएगी ना वहां से। नेचुरल गैस ही तो है दोनों। एक ही चीज तो है। अब बताओ भाई, शेयर किया गया तुमने विष्णु? ग्रुप पे भेजा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। एक सेकंड यार, मैं जरा ले लेता हूँ। साढ़े 9 पे सेशन एंड कर देंगे। प्रेजेंटेशन गो थ्रू कर लेते हैं आज पूरा। आई थिंक कि वो चेयरमैन स्पीच वाले हो गए सारे मेजर पॉइंट। हाँ यार। उसमें दो तीन पॉइंट और मेरे को ऐड करना था। जैसे एक तो तुम जैसे ये जो पॉइंट था वो काफी मेरे को सही लगा। दो दो पॉइंट था। जैसे एक था 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन द नेक्स्ट 3 years, सो इनका विजन है। और दूसरा है कि ही विल मींस कीपिंग आई ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन पावर प्रोजेक्ट्स। मतलब जो आगे आगे करने का वो सोच रहे हैं, मतलब समझ रहा है। हाँ हाँ। और एक और था कि सीएसआर पे रफली अगर कभी पूछे तुमसे कि कितना करोड़ एलोकेट करता है कोई पीएसयू, तो यहाँ लिखा हुआ था 156 करोड़। कोई अगर हाँ। रफ गेस अगर पूछ लिया तो नहीं, ये डाटा याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। 156 करोड़ अलॉटेड टू सीएसआर एक्टिविटीज। और अवार्ड्स में तो ठीक है, वाइल मार्केटिंग कंपनी केवल यही मेंशन था उनके स्पीच में। उसके बाद तुम्हारा एचपीसीएल थोड़ा और ध्यान दिया है इधर तुम्हारा रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसा वो बताया अभी। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से कितना जनरेट कर किया है, अपना अचीवमेंट बताया है। और जो इसका जो प्रोडक्ट है सिलेंडर, एक अप्पू सिलेंडर, एक सुमो सिलेंडर है। अप्पू सिलेंडर 5 kg और 2 kg का बेच रहा है, और सुमो सिलेंडर है 425 kg। अच्छा। 425 kg? नहीं भाई, हाँ 400 होता है भाई। केजी का सिलेंडर। हाँ देखना हाँ होता है। और ये तो ठीक है, ये डिस्कस हो चुका है कि जो एक नया एडिटिव्स लॉन्च किया है, ये मतलब प्रीवियस ईयर में लॉन्च किए हैं इन लोग। तो इन एडिटिव्स का मेन फंक्शन यही है कि ये इंजन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। तो ये भी सही बात है। और तो सब हो ही है रफली जो है होना था। मतलब ये नहीं, इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की बात करें तो उसके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके कीवर्ड्स में कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे जो पता नहीं है अभी। जैसे कि एक वर्ड आता है ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, वो पता नहीं क्या है अभी, मुझे नहीं पता, किसी को पता हो तो बता देना अभी। और दूसरा है क्या, उन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के दूसरा है वो है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, जो वो लोग करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी है। एलईडी लाइटिंग जो है वो भी वो कर रहे हैं।
इसके अलावा जो सोलर फोटो पीवी जो जनरेशन होता है तो वो सारे मार्केटिंग लोकेशन और रिटेल आउटलेट पे अवेलेबल है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना कि जो अभी 25% जो रिटेल आउटलेट्स है ना वो अभी सोलर पावर पे ऑपरेटेड है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो तुम्हारा सोलर पावर है वो लगभग हम 43.9 मेगावाट के लगभग हम यूज मतलब होता है मेगावाट। यहाँ पे एक चीज मुझे भी डाउट था कि MWP लिखा था, मैं इसका यूनिट सर्च नहीं कर पाया कि MWP क्यों लिखा है। मेगावाट तो समझ में आता है, MWP समझ में नहीं आया। और यहाँ पे जो ये शुभम बता देगा ना, शुभम को पता होगा क्या होता है। MWP, एक सेकेंड। मेगावाट पीक है, वो पीक पीक वैल्यू हाँ। देखो, जो सोलर पे जो पावर जनरेशन होती है ना, उसकी पीक कैपेसिटी कितनी है, मतलब उतनी तो कर ही सकता है, उसके नीचे जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी ना सब आ जाएगी। हाँ, और ये बात एक चीज और याद रखना है कि जो अभी जो विंड पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो सिर्फ महाराष्ट्र और राजस्थान में हो रही है, जिसकी कैपेसिटी है 100.9 मेगावाट। ठीक है, तो अभी लेकिन उतनी कैपेसिटी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये याद रखना है कि राजस्थान और महाराष्ट्र में है विंड का। और सोलर का याद रखना है कि 25% रिटेल आउटलेट सोलर पावर पे बेस्ड है। ओके। और इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और काम किया जा रहा है, मतलब कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए और भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, उसमें 3 पॉइंट्स उन्होंने लिखा है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है इसको इंक्रीज कर दिया गया है 6.18%। ठीक है, जो पिछले साल इंक्रीज हुआ है। और जो पिछले साल की बात करें तो 4.1 करोड़ जो है ना लीटर ऑफ बायोडीजल भी प्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा जो सीबीजी प्लांट्स है ना वो उसके लिए क्या कर रही है ना, वो एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए ये सीबीजी प्लांट्स को लगाने के लिए भी वो मतलब बहुत सारे मतलब इजी वे में और है कि यूपी में भी इनके 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये BCG वाले जो हम बोलते हैं ना केवल बिहार में है, तो वो बिहार में तो नहीं लेकिन यूपी में भी लगा रही है प्रोजेक्ट। इसमें लिखा है रिपोर्ट में, पढ़ा था क्या? नहीं अभी नहीं पढ़ा। ये देखो मैं दिखाता हूँ। एक बायोगैस प्लांट खोल रहा है HPCL यूपी में, बदाऊं जगह पे कोई। हाँ ये देखो। और तेरा जो ये HPCL ये जो तेरा लिखा हुआ है कि 1.68% ब्लेंडिंग कर पा रहा है अभी तक, लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2022 तक इसको 10% करने का, जो ब्लेंडिंग हो रहा है इथेनॉल का पेट्रोल डीजल के साथ। और 2025 तक 25%, 20% तक अचीव करना है। हाँ E20 जिसको कह रहे हैं हम लोग। नहीं, ये गवर्नमेंट का है ना। HPCL ने 6% ऑलरेडी कैपेसिटी हासिल कर ली है, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी तो करेंगी ना उसमें कंट्रीब्यूट। हाँ, लेकिन IOCL का मैंने देखा था तो वो लोग कहीं कहीं 9.8 9.6 तक पहुंच गया है। नहीं तो इसमें डाउट क्या है मेरे को वो समझ नहीं आया। डाउट क्या है मतलब? दीपक कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं आया। निकालूं क्या वो मैं इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला? हाँ निकाल दो, क्या है उसको समझ ले। एकदम करेक्ट होना है अपने, मेरे गोल आज का यही है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि 6.18% की इन्होंने इथेनॉल ब्लेंडिंग कर ली है एज रिकॉर्डेड। नहीं इंक्रीज किया है, ब्लेंडिंग किया नहीं है, वो इंक्रीज हुआ परसेंटेज। 6.18% परसेंटेज दिए भाई। 6.18% मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ उसका मतलब ये है कि जैसे सपोज 1 लीटर को 100% मान लो, तो 1 लीटर में 100% में 6.1% इथेनॉल डालकर चलाया जा रहा है। नहीं मतलब हाँ बेसिक चीज वही है, वही है ना, मिक्सिंग तो वही हुआ ना। नहीं भाई, मेरे को इसमें ये लग रहा है कि अगर 100 लीटर पेट्रोल है वो करोड़ लीटर पेट्रोल है। ठीक है, 100 लीटर फाइनल। हाँ मतलब जितना भी है परसेंटेज 6.18% में वो इथेनॉल डालेंगे। इस लाइन को पढ़ने दो यार पहले सही से, रुको एक बार। कार्बन इंटेंसिटी इसका बहुत सारा एडवांटेज है तेरा।
नहीं, पहला advantage एडवांटेज तो देखो, कॉस्ट। दीपक पहले रुको, पहले ये डाटा समझने दो। ये बोल रहा है कि आपकी कंपनी ने जो है ओवरऑल जो इथेनॉल ब्लेंडिंग परसेंटेज है वो इतना रिकॉर्ड किया बाय ब्लेंडिंग करोड़ इथेनॉल को इन पेट्रोल। ठीक है, मतलब कि भाई टोटल, वही चीज है, भाई वो नहीं है, वही नहीं चीज है। देखो इसमें वो चीज नहीं है। मतलब अगर मान लो कि 100 करोड़ लीटर पेट्रोल प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो उस 100 करोड़ का 6.18% पेट्रोल इन्होंने इथेनॉल के साथ ब्लेंड किया है, और उसमें कितना इथेनॉल हाँ यूज हुआ, 58.84 करोड़ लीटर। ये वो हाँ फिर तो से समझाना, उस समझे नहीं क्या बोल। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो तुम्हारे पास में 1000 करोड़ लीटर पेट्रोल है जो प्रोड्यूस होता है एचपीसीएल के लिए। एचपीसीएल जो प्रोड्यूस करता है 1000 करोड़ लीटर पेट्रोल, ठीक है। अब उसमें से 6.18% पेट्रोल इन्होंने इथेनॉल के साथ में ब्लेंड किया है, और ब्लेंडिंग में कितना इथेनॉल यूज हुआ है, 58.84 करोड़ लीटर इथेनॉल। समझे? इस डाटा का एग्जैक्ट मीनिंग ये निकलेगा। अच्छा, वो अबे इथेनॉल रिफाइनरी में ही बनवा रहे हैं या फिर कहीं नहीं, और से? इथेनॉल को क्या है, चैलेंज ही तो है गवर्नमेंट के पास कि इथेनॉल कम बन रहा है, इसीलिए तो टारगेट रखा है 2025 तक का। अब पेट्रोल तो है ही इंडस्ट्री के पास में, अब उस पेट्रोल में इथेनॉल मिला के उसको ब्लेंड करते हैं ये। तो कितना पेट्रोल, मतलब मान लो 1000 करोड़ लीटर पेट्रोल है, तो उसमें 6.18 करोड़ 18% पेट्रोल को ही अभी तक अपन केवल ब्लेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब मुझे इसमें डाउट लग रहा है, मुझे वो इसका कुछ और मीनिंग लग रहा है कि अगर इसमें मिक्स करेंगे ऐसा कुछ होगा, मतलब कि तुम भाई बताओ इथेनॉल भाई को अलग ब्लेंड करेंगे। बेकार देखो, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। 6.18 मतलब यही हुआ कि 100 लीटर पेट्रोल और 6.1 लीटर इथेनॉल मिला के हम लोग ब्लेंड कर दे रहे हैं, और नहीं बस भाई, इतना। नहीं ब्लेंडिंग अलग चीज है और उसको मिक्सिंग अलग हो रहा है, ये अलग, दोनों अलग अलग चीज है। भाई अरे सही कह रहा है यार दीपक, अगर 1 लीटर तुम डलवा रहे हो अपने उसमें, तो मैक्सिमम जो इन्होंने अचीव किया है वो 6 ml तक किया है। हाँ वो 6 ml, हाँ 6 ml तक के। 60 ml कोई बात नहीं। भाई बात नहीं साठ है। समझ, ml तुम नहीं समझ रहे बात। फिर ये 58.84 करोड़ लीटर क्या है फिर ये? अरे ये टोटल उसके अमाउंट हिसाब किया है से कि अगर परसेंटेज तुमने निकाल इतना ले। प्रोड्यूस किया है ना, तो भाई तुम्हें एक बात टोटल नहीं बताओ, अमाउंट नहीं, ऑफ। सुन भाई सुन, एक बात बताओ, 6% का सुनो वैल्यू, सुनो सुनो 6% का, सुनो भाई, 6% का वैल्यू तेरा 54 भाई है। अब एक बात 100% का सुनो, निकाल ले। अरे भाई सुन लो, आईओसीएल 9 पॉइंट तक पहुंच चुका है, ठीक है। मतलब मार्केट में वो टेक्नोलॉजी आ गई कि मैं 100 पेट्रोल लेता हूँ तो उसमें 9 ml तक मैं मिला सकता हूँ इथेनॉल। एचपीसीएल के कितने, मतलब नेशन वाइज है ना, ये तो पूरा गवर्नमेंट का प्लान है। तो तुम जो बोल रहे हो ना उसका डिफरेंट मीनिंग निकल रहा परिवार की तरफ से सब लोग के हम के इंडिगो परिवार में हार्दिक अभिनंदन करत दीजा, स्वागत करत दीजा। विष्णु भाई म्यूट। गया। हाँ भाई, अरे सुन रहा हूँ मैं बैठ के एथेनॉल ब्लेंडिंग तुम लोग का। और जो तुम लोगों तुम बात में करते हैं। पीछे से जो बोल रहे हैं वो भी आवाज आ रहा है हमको, विष्णु ने भी कुछ कौन सा? चेंज किया। रिकॉर्डिंग में टीवी सुनना का। तो आवाज आ जाता है। भाइयों सुनो, थोड़ा मेरी बात पे भी गौर करो, अपने परसेप्शंस को हटा के। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी आईओसीएल जिसमें वो 9 ml तक इथेनॉल ब्लेंड कर पा रहा है 100 ml पेट्रोल में, तो एचपीसीएल इतना पीछे है कि 6 ml ही blend कर पा रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में। इसका दूसरा मीनिंग नहीं ये तो निकल, सुनो, इसका मीनिंग तुम निकालो पढ़ के। इस लाइन में लिखा है कि has recorded overall ethanol blending percentage of this much percent by blending this much ethanol with the petrol। मतलब कि अगर टोटल पेट्रोल फ्यूल की कैपेसिटी अगर एचपीसीएल की थी 100, तो उस 100 में से इतना पेट्रोल उन्होंने ब्लेंड कर लिया है इथेनॉल को मिला के। अब इस कैपेसिटी को अपने को और बढ़ाना है ताकि ब्लेंडेड पेट्रोल की जो कैपेसिटी है वो ओवरऑल बढ़े केटल में। विष्णु भाई विष्णु म्यूट म्यूट कर करो। भाई विष्णु म्यूट कर लो यार। ठीक है, समझ रहे हो क्या कुछ? मैं समझ तो गया, पर ये तो फिर हम इथेनॉल ब्लेंड कितना कर रहे हैं? जैसे हम कर तो रहे हैं कि जैसे भाई हमारे पास ब्लेंडिंग का 100 डाटा ही तो ये दिया। अब तुम एक काम करो, पेट्रोल का डाटा निकाल लो एचपीसीएल की साइट से, ठीक है, उसका इतना परसेंट निकालना, ठीक है। ये निकाल लिया तुमने, अब वहां से तुम्हें अगर मान लो कि 100 आ रहा था, 100 करोड़ लीटर, मतलब उस 100 करोड़ में मान लो कि यार जो 6.18 है टोटल कैपेसिटी का, वो डाटा आया 100 करोड़ लीटर टोटल फ्यूल का।
अब उस 100 करोड़ में 58.84 करोड़ लीटर जो होगा वो इथेनॉल होगा। इसके 100 में से माइनस करने के बाद जो बचेगा वो पेट्रोल होगा। नहीं समझे क्या? नहीं। भाई देखो, रुको कैलकुलेटर निकालने दो थोड़ी देर। शुभम मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ ग्रुप पे इथेनॉल देने के लिए। भाई उसमें प्रोसेस दिया होगा, डाटा कैसे समझोगे? अरे डाटा का प्रोसेस अगर पता चले तो है क्या एक्चुअली में, तभी तो पता चलेगा। नहीं रुको यार, एक सेकंड मैं निकालता हूँ ना उसको। कैलकुलेटर कहाँ गया? एक दो बार लाइट पढ़ो तब तक, बाकी लोग एक जगह पे स्टिक मत करो। देखो भाई, मान लो कि HPCL जो है एक साल में X लीटर ये पेट्रोल प्रोड्यूस करता है पूरी कंट्री में, ठीक है, X करोड़ लीटर, ठीक है। अब इस X करोड़ का 6.18% कितना होगा? 0.006 कुछ करोड़, मतलब करोड़ पेट्रोल, ठीक है। इतना करोड़ पेट्रोल अभी हम इथेनॉल के साथ ब्लेंड कर पाते हैं। अब इस ये समझ कैपेसिटी को और बढ़ाना है, ठीक है। और इतना करोड़ जो भी हम कर पा रहे हैं ब्लेंडिंग, उसके लिए कितना इथेनॉल लगता है? 58.84 करोड़ रुपीस, सॉरी लीटर, इतना इथेनॉल लगता है। अब इसमें चैलेंज क्या आ रहा है हमारे पास कि अभी हम इतना ही इथेनॉल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसीलिए ब्लेंडिंग इतनी 6.18% की हो पा रही है टोटल प्रोड्यूस पेट्रोल की। अगर इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारे सेंटर्स में, इसीलिए तुम देखना एडिटिव्स में R&D हो रही है बहुत ज्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। R&D पेज में जब तुम जाओगे तो जब इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, तब फिर हमारा ये परसेंटेज भी बढ़ेगा 6.18 से, मतलब उतना ज्यादा पेट्रोल हम ब्लेंड कर पाएंगे। आप समझे? ये बता। मेरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे हमने 100 करोड़ पेट्रोल था, ठीक है, मैं समझ गया कि 6 करोड़ पेट्रोल हम इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं, हाँ ठीक है। हाँ, पर ब्लेंड किस अमाउंट में कर रहे हैं, पूछ रहा हूँ किस अमाउंट में ब्लेंड कर रहे हैं इथेनॉल को, तो मतलब रेशियो है ना 50%? भाई, वो टेक्नोलॉजी हर कंपनी के लिए फिक्स है, वो एक ही टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। वो पूरा प्रोसेस होगा ब्लेंडिंग का, वो समझना पड़ेगा यूट्यूब पे वीडियो देख के कि कितना परसेंट इथेनॉल लगता है। इन्होंने अगर यहाँ पे पेट्रोल का भी डाटा दिया होता ना तो भी निकाल के मैं तुम्हें दिखा देता, लेकिन केवल इथेनॉल का डाटा दिया है इन्होंने यहाँ पे, ठीक ठीक है, मैं है। समझ गया वाला, तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा ये वाला। ये डाटा समझना बहुत, मतलब ये पूरी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है ब्लेंडिंग वाला, कि हम क्यों नहीं अपना 6.180 पे ही क्यों है हम, मतलब आगे क्यों भाई नहीं। न्यूज आर्टिकल तो 7.93% दिखा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 में HPCL के लिए? ब्लेंडिंग HPCL का क्या? ओवरऑल। नहीं, पूरे HPCL वो नहीं है, मतलब ओवरऑल कंट्री का दिखा रहा है। ये जो परसेंटेज दिया है ना, ये HPCL ने खुद का परसेंट निकाला है, मतलब परसेंट किस बेस पे निकाला वो भी मैटर करेगा ना। तो जो वो साइट पे दिया होगा वो टोटल नेशन में कितना प्रोड्यूस हो रहा है पेट्रोल, उस पे दिया होगा। और HPCL ने ये जो डाटा दिया है ये अपने बेस पे दिया है शायद। सही है, जितना भी IOCL थोड़ा ज्यादा कर रहा है, HPCL थोड़ा कम कर रहा है, तो उसका एवरेज बीच में ही आएगा कुछ, और बाकी जो तीसरा जो भी है, हाँ, जो ओवरऑल नेशन आएगा। नहीं प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्ट ही आता है उसका, मतलब वो लगभग सेम ही आएगा। मतलब हर कंपनी अगर 6% अपना कर पा रही है, लगभग 6 से 8%, तो ओवरऑल कितना होगा? वो भी उतना ही होगा ना लगभग उतना ही होगा। नेशन का। ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। चलो, मतलब समझ आया? किसी को डाउट है क्या इसमें? दीपक भाई कुछ और बोलना चाह रहे हैं? नहीं ठीक है। समझ गए ना? तुम पहले ये बोल रहे थे हाँ कि मतलब अभी केवल 6.18% ही इथेनॉल मिला पा रहे हैं पेट्रोल में, सारे पेट्रोल में, लेकिन ऐसा नहीं है। सारा पेट्रोल हम ब्लेंड नहीं कर पा रहे अभी, ठीक है। उसके लिए प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा हमें। मान लो कि अगर 100% पेट्रोल में 30% की ब्लेंडिंग करते हैं इथेनॉल की, तो हम एक, अगर 100% का मतलब है 1,000 करोड़ लीटर, तो 30% का मतलब हो गया 300 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके हम सारा का सारा पेट्रोल ब्लेंड कर पाएंगे अपना, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या? ठीक है चलो। तो इतना 10-12 पेज हो चुका है, 12 पेज हो गया जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया। उसके बाद अभी और आगे कोई पढ़ा है तो बताओ।
हाँ, इसके आगे क्या है भाई बताओ, ये सब क्या है? ये तो बता दिया ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं वो नहीं बताया। ठीक है, मैं बता देता हूँ, चलो। कोई कहाँ गया? R&D से स्टार्ट करूँ क्या, कहाँ से करना है? ये तो हो गया ना मेजर प्रोजेक्ट्स वाला। रिन्यूएबल हाँ, का हाँ। थोड़ा और देख लो भाई, रिन्यूएबल का क्या सीन है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये तो 5 MMTPA की हमने देख ली कि 4 में गुजरात में लग रही है इनकी रिफाइनरी, अंडर प्रोग्रेस है। अब उसके बाद में है कि इन्होंने एक और पाइपलाइन के बारे में बताया है, याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, इसका कोई मेजर ऐसा कुछ आया नहीं कहीं पे भी। ठीक है, उसके बाद है रिन्यूएबल फ्रंट पे क्या क्या काम हो रहे हैं। तो जो 2G रिफाइनरी एट बटिंडा एंड कंप्रेस्ड बायोगैस। अब 2G रिफाइनरी क्या है भाई, कोई बताओ मेरे को। मैंने भी देख के छोड़ दिया भाई। सर्च कर लेते हैं यार, इसमें क्या है, रुको। सेकेंड जनरेशन होगा। हाँ, मेरे को भी वही लग रहा था, लेकिन वो 2G बायो रिफाइनरी है शायद, ये बायो रिफाइनरी या इथेनॉल रिफाइनरीज। 12 2G इथेनॉल रिफाइनरीज, 2G स्मार्ट बायो रिफाइनरीज। एक तो ये बिंग वाला साला हमेशा गलत ही रिजल्ट देता है। ये रहा, production of second generation ethanol from agriculture residue to provide additional sources of remuneration to farmers addressed to the। हाँ मतलब वही है, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बेस्ड रिफाइनरीज, ठीक है। दोबारा बोल। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बेस्ड, ये देखो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। The government of India is encouraging production of second generation ethanol from agriculture residue to provide additional sources for remuneration to farmers, address the growing environmental concerns and support the ethanol blending petrol program for achieving at least 10% ethanol blending in petrol। ठीक है, तो इससे इफेक्ट क्या आएगा अगर इथेनॉल प्रोड्यूस इफेक्ट ये करेंगे आएगा मतलब कि एक तो इथेनॉल ब्लेंडिंग से जो हानिकारक गैसें हैं वो कम हो जाती हैं, ये स्टडीज में हाँ हाँ पाया गया है। और दूसरा है कि देखो। रिन्यूमरेशन टू फार्मर्स, मतलब कि फार्मर की कमाई बढ़ेगी इससे, मतलब उनकी फल तो देखो काम आई। ब्लेंडिंग का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। पहला नहीं इम्पोर्टेंस तो ये है कि इम्पोर्टेंस हमारे लिए नहीं, एचपीसीएल के लिए क्या मतलब इससे क्या बेनिफिट है, मैं भाई ये पूछ रहा हाँ इसको हूँ। ना, बता रहे हैं। इसको ना मैं सेव करके शेयर भी कर देता हूँ, देखो यहाँ पे और भी लिखा है। मेजर आउटपुट ऑफ दिस बायो रिफाइनरी, मतलब अब हम रिफाइनरी से बायो रिफाइनरी की तरफ जा रहे हैं। बायो क्यों? क्योंकि फसलों का इसमें योगदान आ गया है, ठीक है। मैं इसको शेयर कर देता भाई हूँ। सबसे पहले तो तुम्हारा कॉस्ट कम होगा, क्योंकि ये तुम्हारा 60 रुपीज पर लीटर आता है इथेनॉल। सो जब मिक्सिंग होके आएगा तो कॉस्ट कम होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, जो हमारा इंडिया का निर्भरता है ओपेक कंट्रीज पर या गल्फ कंट्रीज पर या सऊदी अरेबिया पर, जो क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट कम होगा अगर ब्लेंडिंग स्टार्ट हो गया तो, ये दूसरा चीज। तीसरा चीज है तुम्हारा कि इन्वायरमेंट, ये जो अगर ब्लेंड पेट्रोल अगर तुम यूज करोगे तो ये स्मोक का इमिशन होता है, और ये जो कार्बन इमिशन होता है ये कम होगा। ये तीसरा चीज है तेरा। और चौथा चीज तुम ये बोल सकता है कि ये तीन तो तेरा इम्पोर्टेंस है। जो वेस्ट लैंड है ना, हम उसको ही मोनेटाइज कर पाएंगे, और जो फार्मर्स है उनको भी बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियली बहुत हेल्प होगी। हाँ हाँ, और चूंकि ये ब्लेंड इथेनॉल तो तुम्हारा शुगर केन और ये क्रॉप्स के डाउट है जरिए कि आता है। हाँ शुगर केन और क्रॉप्स के जरिए आता है, तो हम फार्मर्स को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हैं अगर बट कंपनी उसके इसका साथ कोलोबरेट करे। हाँ, बट इसका एक बैड इम्पैक्ट भी हो सकता है कि जैसे कि मान लो कि इससे क्या है ना कि अभी तुम देखोगे तो बहुत सारे जो क्रॉप फार्मर्स है ना जो ग्रो करते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत बार घाटा होता है। लेकिन जो तुम्हारे गन्ना है या फिर शुगर केन जहाँ से उपजता है, तो उसमें काफी ज्यादा मतलब वो एक तरह से प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाएगा कि इसको तो बेच लेगी, मतलब सरकार खरीद लेगी, तो सब लोग उसी ओर निकल जाएंगे, मतलब सारे फार्मर्स चाहेंगे कि हम उसी को उपजाएं, ठीक है। तो गन्ना इसका हर बैड जगह नहीं इम्पैक्ट भी तो उगता हो ना, सकता है। दिक्कत वो है, गन्ना हर जगह हर मौसम में नहीं उगता। हाँ मतलब ऑलमोस्ट जैसे कि नहीं नहीं, मतलब इसके जो काली इसके मिट्टी सामने अभी चाहिए। करेंट चैलेंजेस जिसके सामने गवर्नमेंट के सामने ये है कि इसमें है कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हर जगह तुम बायोफ्यूल प्लांट सेटअप नहीं करोगे। जैसे बिहार में एक है, अब तुम बहुत कम
बायो प्लांट अभी फिलहाल इंडिया में है, तो ट्रांसपोर्टेशन इसको यहाँ से वहां पहुंचाने में खर्चा है। और दूसरा है कि तेरा थोड़ा मतलब कि फार्मर्स मोटिवेट नहीं है, मतलब उनको थोड़ा मोटिवेट करना होगा कि ये सब उपजाइए, क्योंकि फार्मर अभी नहीं चाह रहे हैं ये सब करना। भाई एक और बात बताओ शिव, गन्ने का रेट क्या हो सकता है मार्केट में अगर गवर्नमेंट खरीद रही है, एक इंडस्ट्री खरीद रही है? तो अगर 60 रुपए का इथेनॉल ही मिल रहा है तो गन्ने का मिनिमम रेट क्या होना चाहिए? अब इसके कंपैरिजन में अगर तुम सब्जियां उगाओगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा मार्केट में। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देना पड़ेगा कुछ। हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके बैड इम्पैक्ट्स भी तो आएंगे कि मतलब या तो जैसे कि मान लो कि कुछ लोग चाहेंगे कि बचने के लिए कि हम पूरा का पूरा वही उगाएं, कुछ लोग चाहेंगे कि नहीं हमें तो सब्जी में ज्यादा फायदा हो रहा है तो हम सब्जी उगाएं। तो नहीं, तो इसके इसमें मतलब ये भी हो सकता है क्या, सब्जियों को सड़ा के भी तो बायोगैस बनती है? हम बना सकते हैं, तो मतलब जो भी उसके मतलब जो भी कल्चर में उसके मतलब जो बाय प्रोडक्ट्स बच गए, मतलब जो यूज नहीं आ रहा है, हाँ जैसे सब्जी का तो सब्जी और यूज हम निकाल लिया, बाकी जो मतलब जो पत्ते होते हैं एक टेक्निकल वर्ड है इधर कि जो हम लोग मिक्सिंग करते हैं, ये जो एक होता है ऑक्टेन नंबर, जो हम लोग ऐसा इंजन फ्यूल के लिए यूज करते हैं, तो ये ऑक्टेन नंबर ये जो इथेनॉल का है ये ज्यादा होता है पेट्रोल से। तो अगर इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करोगे तो ऑक्टेन नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे क्या होगा नहीं तेरा कि पड़ेगा, नहीं पड़े, मतलब कम नहीं होगा बढ़ेगा ही। हमें तो ज्यादा हम लोग होगा। हाँ ज्यादा होगा, मीन्स कम नहीं होगा, और कम नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसमें एंटी नॉकिंग नॉकिंग प्रॉपर्टीज टेंडेंसी तेरा कम। कम हो जाएगा, जो फेवरेबल है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है इसमें ब्लेंडिंग जो कर रहे हैं हम लोग। हाँ वो सब तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मतलब वही है ना कि जो क्वेश्चन है कि फार्मर्स पे इसको कैसे मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, दो टाइप की चीजें अभी डिस्कस हो गई। एक तो कि लोग चाहेंगे कि हम क्यों उसको उगाएं, मतलब जो शुगर केन या फिर उसके लिए चाहिए हम सब्जी उगाएंगे ज्यादा पैसे, क्योंकि 60 लीटर तुम बेच रहे हो तो अगर मान लो कि उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो काफी कम होगा कंपेयर टू 60 रुपीज। हाँ, और उस 60 रुपीज अभी तुम सब्जी की बात करो तो 80 रुपए किलो तुम्हारे वो बिक रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, गोभी बिकते हैं, तो काफी ज्यादा देख, उसको फायदा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा, जैसे नितिन गडकरी का एक दो स्पीच सुने, वो लोग बोला कि देखो इतना मैं क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता हूँ, मेरा पैसा बहुत जाता है, तो अगर वही सब पैसा कुछ इंसेंटिव अगर फार्मर को देगा तब तो वो पक्का मोटिवेट हो जाएगा ये क्रॉप ये सब जो है इन सब हाँ, तो चीज वही के तो लिए। बोलेंगे, तो वो एक हो सकता है ना कि पूरा बल्क फार्मर एक की तरफ मोटिवेट हो जाए। मतलब अगर तुम किसी को इंसेंटिव दोगे कि हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं इस चीज के लिए, तुम इस चीज को करो, तो लोग ज्यादा ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, एक तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे। इससे क्या होगा, फिर तुम्हारी सब्जी के दाम बढ़ जाएंगे, ऐसे ही एक्चुअली नहीं बड़े तो पड़े हैं। नहीं भाई, नहीं तो तुम ये देखो कि इसका अगर अगर इसका अगर बेस्ट सारा, आंसर, नहीं एक सेकंड, हाँ। अगर सारा फार्मर एक ही चीज करने लगेगा तो सरकार नहीं बोलेगा हम भाई, सस्ता में सुनो लेंगे, सुनो, मैं बता रहा हूँ तो इसका बेस्ट आंसर फिर ये चला है। जाएगा सब। इसका बेस्ट आंसर ये है कि चावल का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, मतलब इंडिया एक्सपोर्टर है चावल का, ठीक है, लेकिन फिर भी किसान तो गेहूं उगा ही रहे हैं। गेहूं केवल नॉर्थ वाले खाते हैं, बाहर की वो तो कंट्रीज सीजन में। पे डिपेंड करता सुनो, है ना, हाँ, आ गया ना जैसे आंसर, आ गया ना आंसर। ठीक है, तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि हर फार्मर गन्ना उगाने लग रहा है, क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं ना फसलों को लेके बहुत स्पेसिफिक होते हैं। वो कितनी मेहनत मांगेगी फसल, ठीक है, उसकी उपजाऊ क्षमता कितनी इफेक्ट होगी उस फसल से। नहीं तो सब लोग अफीम यार उगाने, हर जमीन पे होगा भी नहीं, है ना? हर जमीन पे होगा भी नहीं ना गन्ना। और नहीं नहीं, सिंचाई वो कितनी, सब कुछ सही है। सिंचाई सिंचाई कितनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि मार्केट प्राइसेस ऑफ वेरियस वेजिटेबल भी उस पर डिपेंड करे। मान लो कि गोभी की कमी हो गई गन्ने की फसल से, तो गोभी का प्राइस हाई हो गया, तो अगली फसल में अगर ये किसान उगाएगा ना गोभी, क्योंकि गोभी ज्यादा महंगी बिक रही है गन्ने से। तो बैलेंस तो रहेगा वहां पे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जैसे तटीय इलाकों में पानी की कोई कमी नहीं होती, वहां पे शुगर केन उग सकता है, तो वहां पे हम प्रोमोट कर सकते हैं कि वहां के किसान अपनी जो जमीन है वहां पे थोड़ा थोड़ा गन्ना भी उगाएं। इस तरह से चीजें प्रोमोट कर सकते हैं। और जो क्रांति आती है ना वो ऐसे आती है कि पहले मतलब जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है वहां उगाने लग रहे थे लोग, थोड़ा थोड़ा उगाया, इस साल उनको बहुत प्रॉफिट हुआ, फिर अगले साल पास वाले गांव वाले भी उगाने लग गए वो। तो ये पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एकदम से सब लोग गन्ना नहीं उगाने लग जाएंगे इंडिया में, ठीक है? तो इसका ये भाई लॉजिकल। ये जो ओएनजीसी का मर्जर हुआ है, मतलब मर्जर क्या, जो स्टेक खरीदा है इसमें, तो ओएनजीसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, उसका मतलब क्या वर्क है, क्या हाँ उसका रिफाइनरी है, मतलब नहीं ऑल नहीं दोस भाई, थिंग्स। नहीं भाई, नहीं। देखो, एक एक चीज है नोटिस करने वाली भाई, दो मेरे को अभी भी इसका आंसर मिला नहीं है। एक तो वो जो बोल रहे हैं ना कि मर्जर हुआ है, तो उसमें देखो एक आर्टिकल दिखाता हूँ मैं तुम्हें, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं।
एक सेकेंड, आई थिंक वो चेयरमैन से स्पीच हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट, लास्ट का कुछ पोर्शन बाकी है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम, दिख रहा है ना सबको ये आर्टिकल? अब देखो इसमें क्या है कि हाँ, इसमें देखो इन्होंने पूरा समझाया है क्या सीन चल रहा है इन दोनों के बीच में। कि भाई जो एचपीसीएल का नया फाइनेंस डायरेक्टर चुनना था ना, तब गवर्नमेंट ने क्या किया, ओएनजीसी के चेयरमैन को बुलाया, एचपीसीएल के चेयरमैन को नहीं बुलाया, जबकि एचपीसीएल का ही फाइनेंस डायरेक्टर चुनना है। तो मतलब गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रिकॉग्नाइज कर लिया, ये ऑफिशियल मूव है, ठीक है। अब इसके बाद कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एचपीसीएल अभी भी सेपरेट है, ओएनजीसी के अंडर में नहीं है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद में है, ये देखो इसने इस इक्विटी शेयर वगैरह का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, इसका कोई जरूरत नहीं है अपने को देखने का। फिर उन्होंने क्या हवाला दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भाई जो कोल इंडिया के अंडर में जितनी भी कंपनीज आती हैं, जितनी भी सब्सिडरीज है, वहां पे कोई सीएमडी नहीं है, मतलब सब्सिडरी का कोई सीएमडी नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है, मतलब जितनी भी अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, अगर सब्सिडी में कोई हो सकता है तो कौन हो सकता है, एमडीज हो सकते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन चेयरमैन केवल ओएनजीसी का ही होगा। एचपीसीएल का चेयरमैन अगर पूछा जाएगा तो ओएनजीसी के चेयरमैन का नाम लेना है टेक्निकली, तो कोल इंडिया के केस में भी सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि एचपीसीएल ने मान लिया है अपने जो क्या बोलते हैं, चेयरमैन स्पीच में उन्होंने ओएनजीसी का जिक्र किया, लेकिन पूरी चेयरमैन स्पीच अगर तुमने पढ़ी होगी ना, कहीं भी डायरेक्टली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है कि हम मतलब ओएनजीसी की सब्सिडरी बन चुके हैं, ठीक है। वो चलो हो सकता है कि शेयर होल्डर्स की वजह से, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट मेनली शेयर होल्डर्स के लिए है और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इससे कंपनी की इमेज को। लेकिन एचपीसीएल की वेबसाइट तुम देखोगे ना, तो टेक्निकली वहां से सीएमडी हट जाना चाहिए था, वहां पे डायरेक्टर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वहां पे उन लोगों ने चेंज नहीं किया है। मतलब एचपीसीएल मानती है कि ये मर्जर जो था हमारे लिए नेसेसरी नहीं था, ठीक है। आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें देखो यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग नहीं, इसमें डायरेक्टर। हाँ, इस गवर्नमेंट की इसमें एक चाल है मर्जर, तो वो एक्चुअली वो इतनी बड़ी कंपनी तो वो होना जरूरी नहीं था। वो उसको चाह रही थी कि बेच दे, लेकिन क्या होता है, बेचने एक के और, लिए वो खड़े। एक और, हाँ, वो जो तुम्हारा डाउट है ना वो यहाँ पे मिल जाएगा, देखो मैं दिखाता हूँ। उसके लिए भी एक आर्टिकल था, डेक्कन वाला था। इसकी रिपोर्ट जो होती है ना, डेक्कन आर्टिकल वाली, ये बहुत सही होती है। इसमें इसने क्वेश्चन भी पूछा है कि भाई क्यों एक गवर्नमेंट वाली कंपनी ही गवर्नमेंट वाली को क्यों एक्वायर करती है। क्यों खरीद रही है। एक सेकेंड। और इसके कारण क्या हुआ था कि ओएनजीसी काफी डेप्थ में भी चला गया था, लेकिन अब काफी इम्प्रूव हो गया है, हाँ, जो कि उसमें ओवरफ्लो था कैश ये का, देखो, लेकिन अब a government owned company acquires another government owned company that fill in the coffers for the government, coffers मतलब वही खजाना, ठीक है। जो हाँ वही। तो कंफ्यूज है आप तो इस आर्टिकल को पढ़े, इसमें पूरा बताया गया है। कंपनी के फाइनेंस भी हिट हुए, देखो एनजीसी के बारे में पूरा बताया है कि उसके फाइनेंस पूरे गड़ा गए, उसके हाँ वही। बावजूद भी, और ऑपरेशनली एफिशिएंट है। मतलब गवर्नमेंट का जो आर्गुमेंट है कि ऑपरेशनली एफिशिएंट बनेगी, उसके बारे में भी इसने पूरा समझाया है यहाँ पे। लास्ट में ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट की ये मतलब एक मतलब फाइनेंशियल डेफिसिट को मीट करने की एक पूरी वो थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि भाई आप मेरी मेरी कंपनी है ना, मेरी पॉकेट है, दोनों पॉकेट मेरी है। मैं इधर से उठा के पैसा इधर रखूं और मार्केट में दिखा दूं कि देखो मेरे पास इतना पैसा जनरेट हो गया, जिसको मैं इकोनॉमी में ले आया, ठीक है। मेरे ख्याल से एचपीसीएल के साथ अच्छा ही हुआ जैसे ओएनजीसी इसको स्टेक ले लिया, बिकॉज अगर ओएनजीसी आज नहीं लिया था तो कोई प्राइवेट भाई आता। तुम अच्छा बोल रहे हो, लेकिन मान क्यों नहीं रहे फिर ये एचपीसीएल वाले, अच्छा है तो मेरा डाउट नहीं वो नहीं, मानने HPCL क्या वो यार सीधा मेरा मेरा भी एक ओएनजीसी छोटा का। सा पॉइंट है हाँ रोशन, कि अगर हम ओएनजीसी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तब तो मतलब वैलिड भी लगता है कि भाई एचपीसीएल का स्टेक ये वो, बट हम एचपीसीएल का देने जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इतना डेप्थ में अपने को नॉलेज चाहिए इसके लिए।
बट तुमसे ये पूछ सकता है कि डू यू नो अबाउट द मर्जिंग ऑफ दिस ओएनजीसी, व्हाट डू यू मर्ज तो हुआ ही नहीं भाई, मर्ज Merging और नहीं हुआ सब्सिडरी है। बनना डिफरेंट टर्म्स है। सब्सिडरी अलग है, मर्जिंग अलग है। पेरेंट बॉडी हो गया ना, पेरेंट बॉडी भाई इसका स्टेक अधिक है, तो अब इसके हाँ बिना तो वो तो डिसीजन है कैसे ही। वो ले सकता है? तो तुम अरे तो क्या वो मतलब एक क्या वो सोचते हो? तो गवर्नमेंट का Subsidiary- डिसीजन है ना। रोशन भाई, एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि एचपीसीएल इंडिपेंडेंट नहीं रहा। जैसे फाइनेंस डायरेक्टर चुनना था एचपीसीएल का, तो गवर्नमेंट ने ओएनजीसी के चेयरमैन को बुलाया। मतलब एचपीसीएल का कोई भी डिसीजन अब ओएनजीसी के चेयरमैन लेंगे, तो ये कितना तो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट अरे करेगा वो बात ऑर्गेनाइजेशन। मैं तुम्हारी मानता हूँ भाई, कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट हमारे लिए नहीं है ना। हमारे लिए हमसे देखो वो थोड़ी सेम पूछेगा। सिचुएशन है, बताता हूँ मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यूटी होते हैं ना, यूटी में जैसे कि दिल्ली की सरकार है, तो यहाँ पे देखो अब जो चीफ मिनिस्टर हाँ है, लेकिन यहाँ का जो पावर है वो किसके पास है? सेंटर के पास। तो जो भी काम होगा मतलब तुम वहां पे सब कुछ देख सकते हो, लेकिन तुमको अगर कुछ भी एक्शन लेना होगा तो सेंटर से पूछना पड़ेगा। अब तो जितने वही भी हाल हुआ है प्रोजेक्ट एचपीसीएल के साथ। जो भी प्रोजेक्ट होंगे नए नए, वो सब ओएनजीसी के चेयरमैन से निकलेंगे ना, उसकी पॉकेट से। तो अपने हाँ। को इसके आंसर तो प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे ना, कि हमारे मतलब हम जिस कंपनी के, अब हम महारत्ना कंपनी के नहीं, अब हम सब्सिडरी के भी एम्प्लॉई है। मतलब जो पहले एक इंडिपेंडेंट थी वो अब सब्सिडरी बन गई है, तो इसका क्या इफेक्ट आप समझते हो आना चाहिए एचपीसीएल में? इस तरह का तो पूछ सकते हैं ना यार। मींस हाँ, एनी पूछ इफेक्ट सकते विल बी एनी इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयज, तो हाँ, पूछ सकते हैं इस तरह वर्क भी। कल्चर पे वो या ये फिर मेरे को जो एक क्वेश्चन लगता है वो ये पूछ सकते हैं कि एचपीसीएल अभी सब्सिडरी बन गई ओएनजीसी की, तुम इसको किस तरह देखते हो? तो हाँ उसके वही आंसर में वही हम ये थोड़े कहेंगे कि सर ये गवर्नमेंट ये कह रही थी, फाइनेंस क्या डायरेक्टर ये कह रहा नहीं, था, हम ये सब थोड़े, तुम हम कहेंगे सर अच्छा है, कोलेबोरेशन हो गया है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कंपनी है, हमारे लिए अच्छा है, हम बड़ी कंपनी पार्ट है, बात मान खत्म। लो वहाँ का हाँ हाँ, तुम मैनेजमेंट इस बात को ये बोल बिल्कुल सकता है, नहीं ये बोल सकता है कि सर एक्चुअली रुको। कोलैबोरेशन अच्छा हुआ है, बिकॉज एक कंपनी अपस्ट्रीम कंपनी है और एक कंपनी डाउनस्ट्रीम कंपनी है, तो ये एक चेन कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से एक्सट्रैक्शन भाई प्रोडक्शन क्रूड ऑयल का एक वहाँ का यहाँ। सारा मैनेजमेंट जो बोर्ड है, वहाँ का जो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो इस चीज को नेगेटिवली देख रहा है। वो कह रहे हैं कि हम सफिशिएंट है, हमने इस कंपनी को जहाँ तक हमें सब्सिडरी बना दी, बट है ना? शुभम हम लोग तो फिर तुम भाई, क्या लेकिन बोलोगे? इंटरव्यू में हम लोग को निगेटिव कुछ बोलना ही नहीं है भाई। अरे भाई हाँ मैं नहीं बोल इम्पोर्टेंट तो रहा ये है। भाई, नेगेटिव पॉजिटिव बोर्ड वहाँ का पैनल है, वही तो डिसाइड करेगा ना। क्वालिटी आपके वहाँ नाम पे छोड़े हैं। वहाँ का पैनल अगर ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये अच्छा हो, मतलब कंपनी का वर्क कल्चर ही मानने को तैयार, भाई कोई भी कंपनी होगी, मान लो तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो, कल को कोई और कंपनी उसको एक्वायर कर ले, तो तुम खुश रहोगे क्या वहां पे? तो वहां का अगर अरे पॉइंट वो नहीं है मैनेजमेंट, ना, पॉइंट ये है कि हम उसके एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, हमको खुश दिखना पड़ेगा कि हाँ भाई अच्छी बात है, अबे वरना वो कहेगा भाई यार तो अभी से सुनो, दुखी है। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि सर एचपीसीएल तो खुद सेल्फ सफिशिएंट था, तो मैं तो इसको मतलब गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल मूव है वही बोलूंगा, अदरवाइज एचपीसीएल खुद सेल्फ सफिशिएंट है। इसमें ये चीजें हो सकती हैं कि ओएनजीसी जैसे अप स्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम है, तो एक अगर सिनर्जी में काम करेंगी तो जाके ठीक है पॉजिटिव शुभम, एक तो इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे रहेगा कि ठीक है तुम ये बताओ, बीपीसीएल को प्राइवेटाइज हो रहा है, नेक्स्ट 2022 में हो जाएगा, हाँ उसी तरह 2023 में एचपीसीएल भी हो जाता, हाँ। तब तुम्हारा हाँ, तो क्या वही स्टैंड रहेगा? एचपीसीएल एक्चुअली क्यों होगा भाई? तुम हाइपोथेटिकल बात क्यों करते हो? इतनी बड़ी बड़ी बात हाइपोथेटिकल भाई, अरे बीपीसीएल हो कैसी रहा बात है कर तो रहा है एचपीसीएल एचपीसीएल क्यों नहीं हो प्रॉफिट सकता यार? जनरेट कर रही है, बीपीसीएल कहाँ बीपी प्रॉफिट जनरेट कर रही थी? भाई? नहीं नहीं, बीपीसीएल इससे सेकंड ज्यादा नंबर पे प्रॉफिट, आती है ऑयल भाई प्रॉफिट जनरेशन कंपनी में। में। हाँ, भाई सुनो, प्रॉफिट डेप्थ, जनरेशन में गवर्नमेंट बीपीसीएल की का अच्छा है। वेबसाइट पे जाना, गवर्नमेंट की कुछ डेप्थ हैं जो कंपनीज को रीपे करनी है गवर्नमेंट को, तो अगर गवर्नमेंट रीपे यानी कि कर, शुभम तुम ये बात पे एग्री हो कि गवर्नमेंट केवल लॉस मेकिंग पीएसयू को ही प्राइवेटाइज करेगी, ये तुम मान लिए हो भाई कल भी कंफर्म? इसके इंटरव्यू में भाई यही इसमें पॉइंट मैं था। तुम्हें सजेस्ट करूंगा, तुम पे कंटेंट की कमी है, मैं कुछ वीडियोस तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। केवल लॉस एक ही जगह से जनरेट नहीं होता। मान लो कि कोई पीएसयू प्रॉफिट जनरेट कर रही है ना, तब भी वो लॉस में जा सकती है। ओवरऑल लॉस उसका कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि जितनी भी पीएससीज है ना, सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज। तो अगर गवर्नमेंट की डेप्थ है उन पीएसयूज के लिए कुछ, तो अगर गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा उन डेप्स को चुकाने के लिए, जैसे मान लो एचपीसीएल पे 100 साल पहले गवर्नमेंट ने कुछ डेप्थ बॉन्ड्स दिए थे, अगर उनको रीपे करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी पॉकेट से, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी डेट्स आ चुकी हैं 2022 में 2025 में, तो अगर उनको रीपे करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा अपने बजट से, तो गवर्नमेंट को ओवरऑल नुकसान है ना। तो गवर्नमेंट इस वजह से भी कुछ चीजें डिसाइड करती है कि किसको मतलब अपने को प्राइवेटाइज करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए।
तो वहां पे तो मेरे को लगता एचपीसीएल है से गवर्नमेंट ने एचपीसीएल से अपना स्टेक क्यों वापस ले लिया? अब यार वही तो पूरा स्टडी करना चाहिए उस चीज को, लेकिन केवल ऐसा बोल देना कि मतलब मैं तो एचपीसीएल का एम्प्लॉय बनने वाला हूँ, मतलब मेरे हिसाब से वहां पे थोड़ा आप टेक्निकल साउंड कर सकते हो कि मतलब इतना रिसर्च तो है मेरे पास, इतना डाटा तो है, इसके हिसाब से तो ये सीन है अभी तक। अब इसके अलावा सर मेरे को भी तो थोड़ा ऐसा करते ना, content- कल इस क्वेश्चन को सब लोग प्रिपेयर करके आना अपने अपने ढंग से, इसी क्वेश्चन को, तो ज्यादा अच्छा डिस्कशन हो पाएगा। ज्यादा डाटा जो भी अभी अभी है उसके बेसिस पे क्या लॉजिक वहां रख सकते हैं, तो वो हाँ ज्यादा हेल्दी डिस्कशन हो अच्छा, पाएगा। एक शुभम से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। शुभम बताओ, अगर तुमसे सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम अभी, तुम्हारे पास डाटा है ना, तो उस हिसाब से क्या आंसर दोगे? मैंने अपने आंसर इंटरव्यू में पहले भी दिए हैं, मैं उनको पहले टेक्निकलिटी बताऊंगा, ठीक है, कि सर ये है, पॉकेट ट्रांसफर हुआ है, फाइनेंशियल डेफिसिट तो डेफिनेट था गवर्नमेंट का एजेंडा, ठीक है। इसके अलावा जो है कि मैं इसको पॉजिटिव साइड अगर देखूं तो ओएनजीसी अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, वो भी बता दी। अब इसके बाद है कि सर एज एन एम्प्लॉय कि जब मैं काम करने वाला हूँ, मेरा जो वर्क प्रोफाइल रहने वाला है, आई डोंट थिंक कि उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस मर्जर का, लेकिन कंपनीज के जो ओवरऑल बिजनेसेस है उन पर डेफिनेटली असर पड़ेगा सर, ठीक है। इसका मेरे हिसाब से ये सबसे सही आंसर, उससे पता चल रहा है उनको कि ये ब्लाइंडली नहीं बोल रहा है, मतलब कॉमन आंसर कि कुछ भी आके बोल अच्छा, रहा है। अब उसने बोला, अच्छा तुमने जैसे कि उसके लिए क्वेश्चन खोला ना कि सर इफेक्ट पड़ रहा है, तो हाँ कैसे इफेक्ट पड़ रहा है? डिसीजन मेकिंग जो इफेक्ट्स हैं वो भाई पड़ेंगे, मतलब जो है लोग ना अगर अभी एचपीसीएल। एक तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट पड़ेगा, उसके अलावा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आएंगे उस पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा ना। अब अपने को ओएनजीसी के साथ मतलब अब एचपीसीएल जो काम करेगी उसका बेनिफिट ओएनजीसी को भी मिलना चाहिए, अगर वो उसकी सब्सिडरी है तो। बट केवल शुभम, एचपीसीएल शुभम, ओएनजीसी में गवर्नमेंट का स्टेक 60% है, तो 62%। ओएनजीसी 60.41% अभी देखे अभी नेट पर। ठीक है तो ओएनजीसी मान लो अगर कोई स्टेप लेना चाहेगा तो फिर उसमें तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, भाई, तो एट द एंड ऑफ द डे। ओएनजीसी का चेयर पता है कैसे डिसाइड होता है? ओएनजीसी का चेयरमैन सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है क्योंकि वो कंपनी चला रहा है, उसके अलावा वो मिनिस्ट्रीज के साथ में बात करेगा, लेकिन कंसल्टेशन होगी केवल, जो साइन होंगे जितने भी प्रोजेक्ट्स चलेंगे वो सब चेयरमैन की कंसिडरेशन से होंगे, ठीक है। तो मेरा बस यही पॉइंट है कि अगर मींस एचपीसीएल के बारे में मान लो तुम बोल रहा है कि कोई पॉलिसीज भी, कोई भी चीज इंप्लीमेंट करना है तो फिर ओएनजीसी का सहायता लेना होगा, भाई बट ओएनजीसी ये भी तो बात है कि गवर्नमेंट से अभी फिर। एस के खुराना जो सुराना सर है, अगर मान लो उनको लगता है कि मेरे को मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे मेरी कंपनी को ये काम करना है, तो वो सजेशन लेके जाएंगे अपना मिनिस्ट्री के पास में सीधा, मिनिस्ट्री से वो डायरेक्ट नेगोशिएट कर सकते हैं अपनी कंपनी के बारे में। लेकिन आज की डेट में अगर सुराना सर को कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट या फिर कुछ भी मेजर चेंज लाना है कंपनी में, तो पहले उन्हें ओएनजीसी के पास जाना पड़ेगा, फिर ओएनजीसी नेगोशिएट करेगी मिनिस्टर से, डायरेक्ट सुराना सर मिनिस्टर से डील नहीं कर सकते हो। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जैसे अभी तुम्हें मैंने वो आर्टिकल पढ़वाया ना कि अगर एचपीसीएल का फाइनेंस डायरेक्टर चुनने का मौका नहीं मिल रहा वहां के सीएमडी जो भी सुराना सर है, तो अगर ये ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस भी अगर सीएमडी जो एचपीसीएल का एट प्रेजेंट नहीं ले पा रहा है, ओएनजीसी ले रहा है उसका डिसीजन, तो भविष्य में तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी ना ये चीज एचपीसीएल को। इसलिए मैंने बोला कि क्या ओएनजीसी को भी पढ़ के जाना होगा क्या उसके बारे में डेप्थ में? नहीं, ओएनजीसी को पढ़ के जाना नहीं, पर ये क्वेश्चन जो पूछेंगे ना मर्जर से रिलेटेड, उसकी पॉसिबिलिटीज यही हैं जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो अगर रिसर्च करने जाना है ना तो भाई बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसके पूरे आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, उसका पूरा डाटा रिसर्च करना पड़ता है, और कितनी डेप्थ है कि वो सारा डाटा वहाँ पे अपलोडेड है अलग अलग जगह पर गवर्नमेंट की हमें वेबसाइट। बस क्योंकि देखना पड़ेगा कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और एडवांटेज एचपीसीएल बस का यही फाइनल है इफेक्ट। कि सर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मर्ज हो गया तो हाँ बस ओवरऑल में मिलेगा, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि सर इंडिपेंडेंट जो कैपेसिटी इंडिपेंडेंसी और डिसीजन मेकिंग जो पावर हाँ, है उस पर इफेक्ट आएगा। लेकिन एज एन इंजीनियर मेरा जॉब रोल तो वही रहने वाला है सर, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब इशू नहीं है ऐसे मत बोलना कि सर मेरा जो जॉब रोल है ओवरऑल इरेक्शन एंड कमीशनिंग से रिलेटेड रहने वाला है, प्रोजेक्ट मैनेजर तो। लेकिन मेरे हिसाब से सर एचपीसीएल खुद सेल्फ सफिशिएंट था ऑपरेशंस को रन करने में, और उसने साबित भी किया है, चेयरमैन खुद बोल रहा है अपनी स्पीच में कि देखो कितना एचपीसीएल ने साबित करके दिखाया, टेस्टिमोनी है तो ये चीजें तो अपन बोलेंगे तो गलत थोड़ी ना है वहां पे। और एक हाँ बस उसको पता होना चाहिए कि तुम्हें इसके बारे में पता है, और तुम, Knowledgeable क्योंकि वो जानते हैं। हाँ हाँ, ब्लाइंडली तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे पीछे, किसके पीछे एक तुम्हारे पास डेटा है, उसके बाद तुम्हारा लॉजिक है, उसके बाद तुम उसको भाई, एक्सप्रेस कर इतनी रहे हो। चीज तुमने वहां बोल दी ना, तो मतलब तुम्हारी जो रिसर्च करने की जो क्षमता है, जो तुम मतलब
पर्सनालिटी एक पूरी शो हो जाएगी वहां पे कि ये बंदा ब्लाइंडली कोई डाटा लेके नहीं आता, ये पूरी रिसर्च करके अपने आंसर्स देता है। मतलब ये थोड़ा मतलब सेंसिबल बंदा है इस तरह के मैटर अगर ये पढ़ रहा है, सीख रहा है इनके बारे में। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इतना डिटेल में जाके रिसर्च करके जाने वाला है इस क्वेश्चन को। और क्या, अपन ने दोनों डिस्कस किया, अपन ने डाउन साइड भी किया, अपन ने अच्छी चीजें भी डिस्कस की मर्जर की, और अपन ने एक जनरल ओपिनियन भी बता दिया कि सर एज एन इंजीनियर मेरा जो भी रोल होने वाला है। हाँ, अगर मैं एमडी तक पोजीशन पे जाता हूँ तब मेरे को थोड़ा फील हो सकता है कि मैं एज एन इंडिपेंडेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करता तो इसको शायद ज्यादा अच्छे से रन कर पाता, लेकिन अभी तो सर कोई इशू नहीं है, वो भी जब इतना डिग डीप पूछे वो। अदरवाइज तुम बस डाउन साइड और अप साइड दोनों बता के छोड़ देना मेरे हिसाब से। हाँ, और उसके अगर पूछेंगे कि अगर मतलब वो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम प्लस में इसके जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है उस पर अफेक्ट आएगा, पूछेंगे कि इससे अफेक्ट क्या आएगा, तो डिसीजन मेकिंग पावर्स और उसका भी एक सेल्फ एग्जांपल भी बता सकते हैं ना अपन की सर, एज मैंने जो मीडिया आर्टिकल्स में पढ़ा कि जो डायरेक्टर है फाइनेंस के एचपीसीएल के, उनकी जो मीटिंग हुई थी तो ओएनजीसी के चेयरमैन को बुलाया गया वहां पे, सुराना सर को इनवाइट नहीं किया गया था। तो आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि अगर कंपनी का जो चेयरमैन है वो वहीं जा नहीं पा रहे हैं, मतलब इस तरह से तुम बोल सकते हो। हाँ, मतलब एक काफी मतलब एक डिसअपॉइंटिंग हाँ टाइप का है कि जो मतलब किसी कंपनी के चेयरमैन को मतलब फाइनेंस डायरेक्टर को चुनना जा रहा है और उसी कंपनी के चेयरमैन को नहीं बुलाया जा रहा है, तो एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट या बैड इफेक्ट है जो कि अभी देखने को मिल गया रिसेंट में। हाँ, तो आगे चल के मे भी इस टाइप के बैड इफेक्ट्स मिल सकते हैं या फिर जो भी, लेकिन इसके लिए दोनों कंपनीज को सर सिनर्जी में काम करना पड़ेगा टू तब जाके एक solve the net। पॉजिटिव इफेक्ट्स आ सकता है, ये बोल सकते हाँ हैं, इंटीग्रेशन अगर अच्छे से काम हुआ तो। हाँ, मतलब तुम एक काम और कर सकते हो, ये जितना भी डाउन साइड है ना ये सबको मीडिया पे थोप दो कि सर एज पर रेपुटेटेड मीडिया आर्टिकल्स, रेपुटेटेड वर्ड यूज करना, आज तक न्यूज ये सब नहीं, कि सर डेक्कन हेड है और बाकी भी न्यूज आर्टिकल है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी बताया गया है, इस तरह का डाटा से डाउन स्ट्रीम तो ये आ रहा है। पर मेरे को लगता है कि सर अगर सिनर्जी में काम करेगी ना ओएनजीसी और एचपीसीएल तो सर फिर आसमान फाड़ के बाहर निकलेगी सर, है ना, क्योंकि सर एक्सप्लोरेशन से लेके लास्ट कंज्यूमर एंड तक पूरा का पूरा मार्केट बेस एक चेन में बन जाएगा सर। और चेयरमैन रिपोर्ट और कुछ पॉइंट्स, और लास्ट के कुछ पॉइंट्स है मैं डिस्कस करना चाहूंगा बाकी लोगों के साथ में। लोग सुस्त पड़ गए, 2-3 लोग ही दिख रहे हैं। भाई हालत खराब हो गई है। क्या हो गया भाई विष्णु, तुम तो कुछ योगदान दो यार अपना, ये तुमने प्रेजेंटेशन मेरे से खुलवा लिया, इसको कुछ बढ़ाओ आगे, क्या करना है इसका? प्रेजेंटेशन कल डिस्कस कर लेते हैं। उसमें टाइम लगेगा यार, वो ऐसे मेरे को तो पूरा बॉटलिंग प्लांट का उसमें वो दिखा, उसमें कुछ दिखा नहीं। हाँ, एक्चुअली वो बॉटलिंग प्लांट में था ना, इसलिए बॉटलिंग प्लांट का एक ओवरव्यू है, उस टाइप का होगा। वो मुझे लग नहीं रहा, वो मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारे यूज का है। हाँ वही, हाँ क्योंकि ना फिर वो एक्चुअली में वो मुझे पूछेंगे उससे कि ऐसा ऐसा क्या किए वो। तो भाई तुम ऐसा मटेरियल शेयर करो ना जो सबके काम आए फिर। हाँ, कॉमन वाला। नहीं, मेरे को क्या लगता है कि वहां से क्वेश्चन आ सकता है सभी को, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तो पूछ ही सकते हैं कि मतलब एलपीजी सिलेंडर्स के बारे में, मतलब उसके अंदर कितना प्रेशर, रफ आइडिया बताओ प्रेशर कितना होगा। हाँ उसका मैं थोड़ा सा बताऊंगा। हम लोग का सॉन्ग में सबसे कॉमन क्वेश्चन ये हो सकता है कि गैस सिलेंडर क्यों फटता है। हाँ पहले वही बोल रहा हूँ कि पहले उसमें देखो हम लोग सॉन्ग में पढ़े हैं ना थिन सिलेंडर के बारे में, 2 टाइप्स का स्ट्रेसेस, तो फिर वो भी आ सकता है उसमें। नहीं, ऐसे स्ट्रेस मत बताना, नहीं तो वो समझ में नहीं कि वो एचआर वाले लोग होंगे, टेक्निकल वाले लोग कम ही होंगे। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, गैस सिलेंडर क्यों फटता है, सिंपल भाषा में जवाब दे दो। सिंपल है कि और एक और जो भी उसकी स्ट्रेंथ है वो ज्यादा स्ट्रेंथ को वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा कोई मटेरियल। मेरा एक डाउट है इसमें कि भाई वो लोग कॉमन आंसर देते हैं कि सर ज्यादा प्रेशर से गैस बढ़ दी तो फट गया, लेकिन वो तो तभी फट जाना चाहिए ना जब ज्यादा प्रेशर से गैस आई, वो ट्रांसपोर्ट हो गए घर में आया, रखा सिलेंडर फटता है। हाँ, जैसे टेम्परेचर, जैसे क्या होता है ना कि गैस का वो जो क्या बोलते हैं उसे रेगुलेटर खुला रह गया
और वहां किसी ने आग जला दी, तो जब टेम्परेचर हाई हुआ तो और प्रेशर इंक्रीज हुआ ना, एक लिमिट होता है ना कि इतना सिलेंडर का जो भी मटेरियल यूज Ignition की करना है वजह से उसका एक फटता है, लिमिट normal सी है बात है। कि Ignition 15 की बार वजह से तक तो फटता है, gas की वजह एक से। आदमी बोल लो कि या टेम्परेचर की वजह से ना मटेरियल का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जैसे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो और कह रहा है विष्णु बहुत सारे आवाज आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या बोल रहा वो कह रहा है रखे रखे क्यों फटता है। हाँ बताओ भाई, रोशन भाई बताओ। मेरे को नहीं पता भाई रखे रखे क्यों फटता है। अरे नॉर्मल सी बात है यार, जब रखे ignition रखे नहीं फटता है, रखे रखे थोड़ा गैस फट लीक हो जाता जाती है तब फटता है और है। ये फटता लीकेज है। होता है ना, जब लीकेज होता है ना तो कहीं से उसको अगर इग्नाइट हो जाए, और इग्नाइट होने के ignition- बाद क्या होता है कि टेम्परेचर वहां बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़े, अगर तुम आइडियल गैस इक्वेशन से देखो तो अगर मान लो कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा रहे हो तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी क्वांटिटी सेम है। क्वांटिटी मान लो कि 15 केजी की सिलेंडर थी, 15 केजी तुम्हारा भरा पड़ा है, और उसके बाद तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ गया। और प्रेशर को अगर तुम्हें स्ट्रेस की तरह देखोगे तो स्ट्रेस क्या होता है, किसी मटेरियल का फिक्स होता है कि वो इतने स्ट्रेस या इतने स्ट्रेंथ तक वो टॉलरेट कर पाएगा। इससे ज्यादा होता है तो क्या होता है कि वो फटने के चांसेस होते हैं, तो वो फट जाता है। और इससे ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास सिचुएशन आ गया कि लीकेज हो रही है तो तुम क्या स्टेप लोगे। तो इसके मैंने 2-4 वीडियो देख रखे थे यूट्यूब पे कि वो दिखा रहे थे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि लीकेज हो रहा है, आग लग गई है, तो उसको तुम कैसे स्टॉप कर सकते हो। तो पहला सिंपल करना कि एक भींगा कपड़ा लेना है तुम्हें, और उस पे क्या करना है, जहां से उसके पाइप्स में या फिर जहां भी आग लग चुकी है उस पे क्या करना है, ढकना है और रेगुलेटर को ऑफ करना है। अगर तुमने रेगुलेटर ऑफ कर दिया तो इसका सबसे बेसिक तुमने काम किया है कि जो इग्निशन के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीज होते हैं कि ऑक्सीजन और दूसरा होता है फ्यूल। तो तुमने फ्यूल सप्लाई ऑफ कर दिया, तुमने आग बुझा दिया, तो अब इग्निशन का जो भी चांसेस था वो खत्म हो गया। तो अब जो क्या होगा कि ना टेम्परेचर हाई होगा और ना तुम्हारे जो भी चांसेस थे फटने की वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो आग ये लगने steps- के लिए 3 क्या सबसे जरूरी चीजें हैं? पहला तो फ्यूल, फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और तीसरा इग्निशन और टेम्परेचर। इग्निशन, मतलब कुछ इग्नाइशन के लिए कुछ चाहिए हो। चिंगारी। ये बहुत टू अच्छा रीच इग्निशन क्वेश्चन है। टेम्परेचर एंड हाँ भाई मतलब मेरा कोई एक भी क्वेश्चन है आंसर इधर। दो ना तो उसके पीछे वो एक बेसिक चीज बताओ। मैंने जितने इंटरव्यू पढ़े हैं तो वो बोलते हैं कि कुछ भी बताओ तो उसके पीछे का बता दो रीजन कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, कि वो क्लियर हो जाएंगे इस तो वहां बार पे क्रॉस क्वेश्चन इस बार आएगा ही नहीं। आईओसीएल में एक लड़के को पूछा था कि जो हम लोग का किचन में हम लोग गैस स्टोव जो है वो स्टोव को ऊपर रखते हैं और सिलेंडर को नीचे, इसके पीछे कुछ कारण है या मन करता है इसलिए रखते हैं? मतलब समझा क्वेश्चन? जो सिलेंडर है वो नीचे रहता है और जो गैस स्टोव है वो ऊपर रहता है, क्योंकि तो गैस इसके जो पीछे कारण गैस जो होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में अगर जा रही है एनवायरनमेंट में भी ऊपर की तरफ ही जाएगी। ये एक रीजन हो सकता है इसका। तो अगर मान लो बाय नहीं चांस नहीं, वो नहीं, ऊपर से रीजन क्यों होगा, क्योंकि उसको तो हम डायरेक्शन दे रहे हैं पाइप से ना, पाइप से हम क्या कर रहे हैं उसको नहीं, डायरेक्शन। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि सपोज मान लो कहीं लीकेज होता है ना, तो हाँ क्या वही। होता है, ये जो एलपीजी इज हैवियर देन एयर, तो क्या हुआ कि अगर हैवियर है तो वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगा। अगर बॉटम में सेटल हो जाएगा और तुम्हारा स्टोव ऊपर है तो तुम इग्निशन कर रहे हो लाइटर ऊपर जलाकर, तो वहां जलने का खतरा कम हो जाएगा फिर, क्योंकि वो तुम्हारा एलपीजी अगर लीकेज हो रहा है तो वो नीचे सेटल हो चुका है और स्टोव तुम्हारा ऊपर रखा हुआ है तो हम ज्यादा और ऊपर तुम लाइटर एक जला एक रहे दो हो ऊपर। मंजिला पे थोड़ा रखते हैं, मतलब 10-20 मीटर थोड़ा रखते हैं, मैं मार्जिनली 1 मीटर का डिफरेंस होता है या फिर आधा मीटर का भाई डिफरेंस। अब जो तुम इसको ऐसे समझो, भाई इसको ऐसे क्वेश्चन समझो को कि भाई क्वेश्चन इसको ऐसे समझो कि फुग्गा फुलाया, ठीक है, अब तुमने छोड़ा, कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा ना। लेकिन तुम इतना ऊपर भी नहीं हो ना फुग्गे से। अब तुम हाथ में सुई पकड़ के खड़े हो जाना, फुग्गा तो जमीन पे ही है ना अभी, ठीक है, फट रहा है क्या फुग्गा? हाँ समझ रहे हो ना? वो बात समझ रहे हैं, वो बात समझ में का है, लेकिन मतलब मैं तुम बोल रहा हूँ कि हैवी मतलब लिटरल हैवी, मतलब इसको मतलब लिटरल हैवी मान के चलो तुम कि एलपीजी इतनी हाँ हैवी 2 होती टाइम्स है। डेंसिटी ज्यादा होती है। हाँ हैवी होती है कि नीचे ही जाएगी वो। मतलब अगर यहाँ से छोड़ो एलपीजी तो कहाँ जाएगी? ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे तो नीचे जाएगी। उसका मीनिंग वो है, मॉलिक्यूलर वेट उसका बहुत ज्यादा है। तो पहले सरफेस बढ़ेगी, अगर फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ना फिर पूरा तेरा चमकने फिर लगेगा। एक क्वेश्चन था कि जो हम लोग सिलेंडर देखते हैं उसका हम लोग जो वेल्डिंग करते हैं इस डायरेक्शन में करते हैं, हाँ बट ऐसा क्यों करते हैं हम लोग ऐसी? स्ट्रेस की वजह से, खूब स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस जो होगा ना वो तुम्हारा क्या होता है कि ज्यादा होता है ऑब्वियसली।
तो उसको तुम प्रिवेंट करना चाहते हो, वो चाहते हो तुम्हारे जो सिलेंडर है वो किस डायरेक्शन में फटे, ये तुम पे डिपेंड करता है। इसलिए हम डिजाइन इसलिए करते हैं कि ताकि हॉरिजॉन्टली करते हैं, ताकि जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देते हैं हम। लॉन्गिट्यूडनली तो ऐसे ही कम है ना, तो हाँ, मैं लॉन्गिट्यूडनली एक्चुअली वही हुआ कि वेल्डिंग करने से स्ट्रेसेस और बढ़ जाती हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस बढ़ेगा तो कोई खतरा नहीं है, सर्कुलर लेकिन अगर इस तरह करेंगे तो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाएगा जो ऑलरेडी अधिक है, जो ऑलरेडी मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो इससे क्या होगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ से अगर ऊपर गया तो ब्लास्ट हो जाएगा फिर। अब इसका तो मैं ऐसे ऐसे करके ही बताऊंगा उंगलियों से, ये नाम तो पता नहीं है मेरे को इलेक्ट्रिकल से, तो तेरे से नहीं पूछेंगे सर ये ऐसे ऐसे मैं कम होगा मतलब थोड़ा कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसी वेल्डिंग मार दूंगा तो। नहीं ये पूछेंगे पूछेंगे ही नहीं, वेल्डिंग आप पूछेंगे। करते ही नहीं हो। फिर तेरे को नहीं वेल्डिंग का पूछेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट पे मैंने फिर काम तेरे को पूछेंगे फिर तेरे को पूछ सकते हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर उसमें कितना बार तक प्रेशर होगा। ये इम्पोर्टेंट है, विष्णु बताएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये हाँ विष्णु बताया। ये शायद 12 to 15 बार होता है यार ये विष्णु कैमरा ऑफ करके म्यूट। और एक क्वेश्चन और था, जैसे कि वो कंप्रेस्ड लिक्विफाइड है ना, काम निपटाता रहता है भाई 15 से 17 भाई, तुम बंद क्या ही 15-17 क्या विष्णु बंद ही रखो भाई। बार बार पक्की बात है ना? अरे और फिर विष्णु हेलो हाँ भाई, बोल रहे हैं कि हाँ बोल रहे हैं कि भाई इसमें फिलिंग टाइम कितना लगता है। मान लो एक नॉर्मल मेरे को जो 30 लीटर का होता है जो किचन में यूज करते हैं, उसको फिल करने का टाइम कितना लगता है एक सिलेंडर को? 45 से 55 सेकंड। 45 से 55 सेकंड। हाँ, एक बार इसका वीडियो देखना, ये काफी अच्छा वीडियो है, उसमें दिखाता है कि कैसे वो सही में फुग्गे फुलाते हैं क्या वहाँ पे एलपीजी के? हाँ वो काफी अच्छा, उनका असेंबली प्रोसेस जो है ना वो काफी वो खतरनाक सा है। कन्वेयर एक तो पे वीडियो रहता है, पूरा आएगा टक से भर जाएगा, चलो आगे। फटाक से वो कुछ करते हैं, दूसरे करते, फिर वो इधर आता है, फिर वो लेके चले जाता है, फिर एक जगह वो जमा होता है, ऐसे कुछ कुछ करते हैं। अच्छा विष्णु, एक क्वेश्चन और था, सुन रहे क्या ये? हाँ भाई बोलो। मैं कह रहा था कि वो तो सारा लिक्विफाइड है ना, तो मतलब वो सिलेंडर के अंदर किस हाइट तक रहता है उसके अंदर? ये तो होगा नहीं पूरा नेक तक भरा होगा। नेक तक भरा मतलब समझ आया, जैसे बॉटल है ना, तो लिक्विड प्रेशर में है तो यहाँ होता है, मतलब कितना डेप्थ तक होता है उस सिलेंडर के अंदर? हाँ उसका ना शायद वो 22.5 या 23 लीटर का होता है, और उसमें हम 14 लीटर ही भरते हैं, क्योंकि ना आधा से मतलब कुछ पार्ट ना वेपर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हीट जब टेम्परेचर बढ़ता है इन्वायरमेंट का, तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसमें वेपर बहुत तेज से फॉर्म होने लगता है। इसीलिए ना उसका लगभग 20 या मतलब मैं उसका एग्जैक्ट डाटा देख के बता दूंगा कितना परसेंट। इसको म्यूट कर कल बता देना कोई बात नहीं विष्णु, मैच देख रहा है क्या? एलपीजी पे 2 करके व्हाट्सएप पे भेज देना भाई। सीएनजी पे, एलपीजी सीएनजी पे भाई जो भी इस प्लांट सेक्शन की रिकॉर्डिंग देख रहा हो, प्लीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की रिकॉर्डिंग देख लेना, विष्णु का पार्ट वहां पर है, ठीक है? चलो आगे। और कुछ है? देवी और चलो तब वाइंड अप किया जाए। चलो फिर वाइंड अप करते हैं। आई थिंक बहुत सारा आज अपन ने बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन किया, और मेरे को यकीन है कि आप इंटरव्यू में भी आप अपना पूरा 100% दे पाएंगे जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई एचपीसीएल, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन, व्हाट आर मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। अच्छा किसी ने क्वेश्चन प्रिपेयर करे क्या क्वेश्चन के लिए? अरे भाई एक और क्वेश्चन, वो मेडी जी वाला सेशन कब होने वाला है? वो होने वाला है, फिर से आया, अभी आया नहीं रुको मैं बताता हूँ, एक नया फिर से डेट आया 1 नवंबर को शायद, बोल एक बार आया है क्या? हाँ एक सेकंड मैं देख के बताता हूँ। खोलता हूँ वो फिर से